Record progress. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारी ओरिएंटेशन है इस्लामियात की, जो कि मिस अनम सईद जो हैं करवाएंगी, और इस्लामियात एज अ सब्जेक्ट उसको वो एक्सप्लेन करेंगी। जो मैंने आप लोगों को गाइड करना है ऑन इस्लामियात, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शेयर माय ओन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, एंड ऑल्सो आई विल सेंसिटाइज यू के व्हाट इज हैपनिंग विद इस्लामियात सब्जेक्ट। अच्छा जी, इस्लामियात की सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस्लामियात हमारा एक इम्पोर्टेंट कंपल्सरी सब्जेक्ट है। और अगर आप देखें तो एसए के बाद जो फेलवर रेट है वो हमारा इस्लामियात में सबसे ज़्यादा है। प्रेसी भी आता है, लेकिन प्रेसी ऑन एंड ऑफ कभी टारगेट हो जाता है, कभी वो उसमें अच्छा स्कोर आ जाता है। लेकिन इस्लामियात अगर आप पास्ट पेपर्स देखें फ्यू इयर्स के, स्पेशली 2025 का, 2026 का, तो जो ट्रेडिशनल इस्लामियात का जो पेपर होता है, जिसमें पता होता है कि आप ये वाले स्पेसिफिक टॉपिक्स कर लें और आप इजीली उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नाउ दैट ट्रेंड इज चेंजिंग एंड वी सी कि इस्लामियात विद द पैसेज ऑफ टाइम एक टफ सब्जेक्ट होता जा रहा है। स्पेशली अगर आप लास्ट ईयर का देखें तो वो एक इस्लामियात मुझे पेपर नहीं लग रहा था, दैट वाज अ काइंड ऑफ हिस्ट्री पेपर। और अगर आप 2025 का देखें तो वो एक मीडियम साइज, मतलब मीडियम लेवल था उसका डिफिकल्टी लेवल। लेकिन अब जो है वो ये टफ से टफ होता जा रहा है इस्लामियात का सब्जेक्ट। तो एज एन एस्पायरेंट हाउ आई स्टार्टेड माय इस्लामियात प्रिपरेशन। तो इस्लामियात के लिए मैंने एट दैट टाइम एक बुक ली थी, कारवान की, करीमदा चुगताई की, विच इज़ अ वेरी गुड बुक, लेकिन इट इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव बुक एज वेल। अब वो जो बुक थी एट दैट टाइम, मेरे टाइम के लिए जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स थे, जो इस्लामियात का सब्जेक्ट था, वो अच्छा कवर करते थे, और उसको मैंने थोरोली स्टडी किया था। लेकिन जब मैंने उसको सारा याद किया, मैंने एक्सटेंसिव नोट्स बनाए, तो आई टेंड टू फॉरगेट एवरीथिंग। आई वाज वेरी वीक इन क्रैमिंग एंड इन यूजिंग रेफरेंसेस। अरेबिक राइटिंग भी मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, तो अरेबिक आयात और जो वर्सेस हैं, रेफरेंसेस हैं, वो भी नहीं इनकॉर्पोरेट हुए मेरी राइटिंग में। तो आई फेस्ड अ वेरी हार्ड टाइम इन इस्लामियात। मैंने इस्लामियात को उर्दू में प्रिपेयर किया, सारा उर्दू के अंदर इसको रेडी किया, और उसके बाद मैंने जो है वो इसको इंग्लिश के अंदर अटेम्प्ट किया। द रीज़न के जो उर्दू के अंदर जो कंटेंट था मेरा बहुत ही ज़्यादा एक मिनिमम कंटेंट था। इंग्लिश के अंदर एक्सपेंशन ज़्यादा अच्छी हो जाती है और आइडियाज़ आपके अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि आपके बाकी पेपर्स भी इंग्लिश में होते हैं। तो दैट वाज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से मैंने इस्लामियात जो है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 2018 में इस्लामियात पास हुआ। अदरवाइज़ आई कुड फ्लंक इन इस्लामियात ईज़िली, क्योंकि अगर मैं उसको उर्दू में करता। इसके साथ-साथ मैंने जो इसके वर्सेस थे, जो इसके रेफरेंसेस थे, उसके मैंने निमोनिक्स बनाए, क्योंकि हर टॉपिक से रिलेटेड आयात और रेफरेंसेस मुझे याद नहीं होते थे। तो मैंने इसके एक रेफरेंसेस बनाए और उसको निमोनिक्स से प्रिपेयर किया, और उन निमोनिक्स को मैंने हर आंसर के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर 8 से 10 रेफरेंसेस मैंने इनकॉर्पोरेट किए, और उससे ये हुआ कि इवेंचुअली मैं पास हुआ। लेकिन जो मेरी वीकनेस रही इस्लामियात की, वो एमसीक्यूज़ रही। मैंने एमसीक्यूज़ के ऊपर कभी कोई काम नहीं किया इतना अपनी प्रिपरेशन में। अभी तो मैं सबको कहता हूँ कि एमसीक्यूज़ पर इम्पोर्टेंट है, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन व्हेन आई वाज़ एन एस्पायरेंट, आई वाज़ लाइक यू, तो आई डिड नॉट फोकस मोर ऑन प्रिपेयरिंग एमसीक्यूज़, मेरी क्रैमिंग वैसे भी वीक थी। तो इस वजह से आई ऑलवेज़ स्कोर्ड बिटवीन 50 एंड 60, लाइक 51 एक फर्स्ट अटेम्प्ट में थे, 56 आई थिंक, या 52, आई एम नॉट श्योर, सेकंड अटेम्प्ट में थे। तो आई कुड ईज़िली स्कोर मोर देन 60 मार्क्स अगर मेरे एमसीक्यूज़ के अंदर भी अच्छे मार्क्स होते। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। पहले मैंने क कंटेंट डिटेल कवर किया, लेकिन वो किसी काम नहीं आया। फिर मैंने निमोनिक्स बनाए, कीवर्ड्स बनाए, और टू द पॉइंट शॉर्ट 3 टू 4 पेजेज़ के सिर्फ नोट्स थे पूरे इस्लामियात के कंटेंट के, 3 टू 4 पेजेज़। वो मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर भी करता रहता हूँ। वो मैं सनम के साथ भी कर दूँगा, वो ग्रुप में स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देंगी। तो वो मेरे नोट्स थे जो कि मेरे इस्लामियात में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। लेकिन आज का जो इस्लामियात का पेपर आ रहा है, अब मेरी वो तैयारी होती तो मैं इस्लामियात में, आज के इस्लामियात में फ़ेल हो जाता। क्योंकि मुझे उसमें हिस्ट्री जो पोर्शन है उसके ऊपर ग्रिप चाहिए,
मुझे इसके अलावा जो इवेंट्स हैं इंपॉर्टेंट उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए और उसका लिंक चाहिए कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स के साथ, जो कि एट दैट टाइम मेरा नहीं था और अब वो पूछा जा रहा है और अब वो इस्लामियात इस वजह से मुश्किल बनता जा रहा है। तो इसके अलावा बाकी कौन-सी चीज़ें हैं जो कि इस्लामियात के पेपर में आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जानना? आप किस तरह इस्लामियात को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं? और मिस अनम क्या ऑफ़र कर रही हैं और किस तरीके से वो आपको इस्लामियात में एक अच्छा स्कोर के लिए आपको प्रिपेयर कर सकती हैं, आपको गाइड कर सकती हैं? सो वो अभी मिस अनम गाइड करेंगी और उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर लिए जाएँगे। सो मिस अनम, आर यू हियर? कैन यू हियर मी? ओवर टू यू। यू कैन स्टार्ट। आवाज़ आ रही है आपको? I think you are not the host. Wait a second. Ji, can you hear me? You are जी host सर। now? जी Okay. सर, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर इंसाइटफुल एनालिसिस। I am Anam Said, CSS 2024 qualifier, and I have recently completed 3 batches of Islamiyat under TBI. सो मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की बेसिस पे और अपने इस्लामियात के स्कोर की बेसिस पे आप लोगों को इस्लामियात के आज के ओरिएंटेशन सेशन में गाइड करूंगी। सो जैसे कि सर ने भी कहा कि इस्लामियात का जो एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, और वो जो ट्रेंड चेंज हो रहा है वो हमें सिर्फ मार्क्स में नहीं देखने को मिल रहा, वो हमें इस्लामियात के इटसेल्फ पेपर्स में भी नज़र आ रहा है। एक नुमाया डिफरेंस के किस तरह से इस्लामियात में अगर आप 2016 से ऑनवर्ड्स 2023 तक पेपर्स देखते हैं, तो एक पेपर सेटर ने उसको कुछ ही डायमेंशंस तक महदूद किया हुआ है कि अगर आप इबादात का चैप्टर कर लें प्रिपेयर, या आप सिलेक्टिव स्टडी भी कर लें, तो आप इस्लामियात में गुड टू गो होते हैं कि आपके वो जो 4 सवाल होते हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट क्या अब जो आप इस्लामियात प्रिपेयर करेंगे वो एक ट्रेडिशनल पास्ट पेपर एनालिसिस से कवर करना काफ़ी होगा? सो ये सब चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप आज के इस ओरिएंटेशन सेशन में देखते हैं। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिलेबस ब्रेकडाउन करवा देती हूँ कि कौन कौन से इसमें चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे स्टूडेंट्स हैं उनको CSS सिलेबस से, इस्लामियात के सिलेबस से इतनी ज़्यादा फेमिलियरिटी नहीं है, तो ये हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड देन हम इसकी इम्पोर्टेंस पे जाएंगे एज अ सब्जेक्ट भी, और इसको किस तरह से आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ जो इंटरडिसिप्लिन नेचर के सब्जेक्ट्स हैं उनको ऑप्ट करके आप किस तरह से इस्लामियात पे एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, जिस तरह से आपने डिग्री की होगी ना इस्लामियात में, उस तरह से आप कमांड हासिल कर सकते हैं। सो नो मैटर वर्ड कि आपको कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, आप उस पर ब्रेनस्टॉर्म करके उसका आंसर लिख सकते हैं बेहतर। ठीक है, तो वाला आपके फेलियर रेशो है कि आपका एसए में भी अच्छा स्कोर आ रहा है, आपका प्रेसी में भी अच्छा स्कोर आ रहा है, बट इस्लामियात आप 30s में जा रहे हैं। सो वो वहां पे भी आप सेफ होंगे, और दूसरा यही कि इसमें हाई स्कोर आने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। सो जो पहला चैप्टर है, अब ये देखें कि चैप्टर्स या जो सिलेबस होगा वो डायमेंशंस यही होंगी, डोमेन्स यही होंगी जो आपको एग्जामिनर देगा। अब जैसे अगर हम 2026 की बात करते हैं ना, 2026 का जो पेपर आया उसमें उसने बहुत आसान क्वेश्चन डाला। अब आप कह लें कि 2026 का पेपर इस्लामियात का मुश्किल पेपर था, बट जब एग्जामिनर ने थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करनी होती है पेपर को, वो किसी आसान डायमेंशन से भी आपको क्वेश्चन देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है अकीदे तौहीद पे। ठीक है, मोनोथीज्म इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, जो कि एक बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन हम उस पे आएंगे में हाई स्कोर किस तरह से लेना है, क्योंकि एक आसान क्वेश्चन सब कैंडिडेट्स ने उसको प्रिपेयर किया है, बट आपका क्वेश्चन, आपका जो आंसर है वो कैसे स्टैंड आउट करेगा बाकी कैंडिडेट। एक हिट लिस्ट पे है, तो जो
सिंपल या आसान क्वेश्चन भी आपने वो 10-12 स्कोर नहीं ले, स्कोर उस एक आंसर में किस तरह से ले सकते हैं वो भी हम चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये चैप्टर अगर आप ये देखें तो ये इतना नहीं इस पे पूछ रहे, इस पे डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन इसके बारे में पूछ लेते हैं या अकाईद में से कोई एक चीज वो आ जाती है। लेकिन ये आसान चैप्टर है, थोड़ा सा आप कह लें कि क्रैमिंग वाला चैप्टर है। इसको फिर मजीद बेहतर किस तरह से बनाना है वो हम अपने इस पूरे कोर्स में आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप ये कह लें कि तसव्वुर इस्लाम है जो कि एक किसी भी चैप्टर सब्जेक्ट की बेस होती है। तो इस्लाम की क्या चीज़ें हैं, इस्लाम की क्या खसूसियात, ये हम चीज़ें पढ़ते हैं, आसान आसान चीज़ें हैं इसमें। इंसानी ज़िंदगी में दीन की क्या अहमियत है, दीन और मज़हब में क्या फ़र्क है। तो इसमें आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ करते हैं बाकी जो मज़ाहिब हैं, और हम इस्लाम को क्यों दीन कहते हैं, इस्लाम जो है वो कंप्लीट वे ऑफ लाइफ या कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ क्यों है। तो आप ये देखें कि इसका जो लिंक बनेगा वो चैप्टर 7 जो आपका मैं आगे आप लोगों को इसमें शो करवाती हूँ, इस्लामिक सिस्टम्स हैं। तो इस्लाम एक कंप्लीट ज़ाब्ता हयात है, कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है, तो चाहे उसमें इस्लाम का सोशल सिस्टम है, ठीक है। और मैं आप लोगों को जो अपना कोर्स है वो स्टार्ट भी सिस्टम से ही करवाऊंगी। इस्लाम का एक इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, इस्लाम का जस्टिस सिस्टम है, देन इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम या आप कह लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ठीक है। सो दीन और मजहब में जब जब आप लोगों को इस इन सिस्टम्स पे भी अच्छा अबूर होगा, तो आप लोग जो बाकी जो रिलीजन्स हैं वहाँ पे इस तरह के सिस्टम्स किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी एक जेनेरिक क्वेश्चन की बजाय स्पेसिफिक वे में अटेम्प्ट करने के अहल होंगे, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आप लोगों को एक डायरेक्शन दे रही हूँ कि अगर आप लोग सेकंड अटेम्प्ट भी दे रहे हैं आप में से कोई, तो आपने अपने नोट्स को किस तरह से अपडेट करना है और उसको किस तरह से आप क्वालिटी मटेरियल ऐड कर सकते हैं। देन इस्लामिक बिलीफ्स, इसमें जो तमाम हमारे अकायद आते हैं, अकीदा तौहीद है, अकीदा आखिरत है, अकीदा रसालत, ख़त्म नबूवत पे भी पूछ लेते हैं, तो वो आप इस तरह से इन चीज़ों को तैयार करेंगे। और फिर इबादात, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ठीक है, ये वाली सब चीज़ें आती हैं। तो ये आप कह लें कि एक बेस है इस्लामियात की, जो कि आप लोग अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे या जो इस्लामियात जब आप कंपलसरी की तैयारी करते थे तो ये बेसिक चैप्टर्स आपके हर इस्लामियात के कोर्स में होते थे। सो इनका बस आपने किस तरह से उसको मजीद बेहतर करना है, कि जैसे आप मोनोथिज्म की मैं बात कर रही हूँ, तो मोनोथिज्म को आप कंपैरेटिव जो पॉलीथिज्म है उसके साथ उसका कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें, ठीक है। अगर वो इम्पैक्ट्स पूछ रहा है, ज्यादातर ये जितनी भी इबादात हैं, अकायद हैं, इनके इम्पैक्ट्स पूछते हैं कि इनकी डेफिनेशन और इसकी जो कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी जो इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है क्वेश्चन का, उसमें एग्जामिनर ने डिमांड किया होता है इम्पैक्ट्स। तो इम्पैक्ट्स आप बताएं, आप जितने भी आपने इम्पैक्ट्स इंडिविजुअल लेवल पर और कलेक्टिव लेवल पर तैयार किए हैं वो आप बताएं कुरानिक रेफरेंसेस के साथ, और उसके साथ केस स्टडीज भी डालें। आप यहाँ पे लिखें कि अगर इस्लाम अकीदा तौहीद के मानने वाले, ठीक है, मैं जस्ट आप लोगों को एक पॉइंट का हवाला देती हूँ। हमारे यहाँ जो डिप्रेशन रेट होता है वो एज कम्पेयर टू द वेस्ट कम है, ठीक है। हमारा जो एक अकीदा है, अकीदा तौहीद, जो कि एक मुसलमान को एक उम्मीद दिलाता है, मायूसी की तरफ जाने से रोकता है। तो जस्ट इस तरह से आप एक इम्पैक्ट को किस तरह से बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, ये वो इसमें हम चीज़ें लर्न करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे कि बेसिक इम्पैक्ट्स को आपने किस तरह से इम्प्रोवाइज करना है। देन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपका ये चैप्टर है स्टडी ऑफ सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल एज अ इंडिविजुअल देखेंगे। अभी मैं आप लोगों को पास पेपर भी शो करवाती हूँ। तो एज अ इंडिविजुअल में मकारिम अखलाक जो 2025 का पेपर है, ये 2025 का पेपर है, ठीक है। आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, मकारिम अखलाक इन एस्टेब्लिशिंग सोशल पीस इन दिस बैकग्राउंड, हाउ डिड मैसेंजर ऑफ अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो
आप लोगों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को, सीरा को एज एन इंडिविजुअल अच्छे से तैयार उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं था। हम कहते हैं ना कि CSS 2025 का पेपर मुश्किल आया। वो मुश्किल क्यों था कि आप एक सेट पैटर्न पे तैयारी करते जा रहे थे, आपने इस्लामियात को एज अ चैलेंज लिया ही नहीं था अपनी प्रेपरेशन में। अब मैंने अपनी जो फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी वो CSS, जो इससे पहले वाली अटेम्प्ट थी CSS 2024, वो मैंने दी, ठीक है। वो भी मेरी क्वालिफाई है। अब ये 2025 की जो अटेम्प्ट थी वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में ये आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पेपर ये पूरा आ गया। अब पहली नजर में तो जब मैंने पूरा पेपर देखा तो मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा ऑफ चीजें आ गई, ऑफ इन अ सेंस कि जो हम तैयारी जिस तरह से करते आ रहे थे और जितना कहा जाता था कि 15 साल का आप पास पेपर एनालिसिस कर लें, आप PMS के क्वेश्चंस कर लें, आप ये कर लें, तो यहाँ से थोड़ी सी चीजें डिफरेंट आ गई। जैसे अब आप लोगों के सामने है कि फर्ज किफाया क्या है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा नीट पेपर इसका शो करवा दूं। ठीक है। तो ये फर्जी किफाया क्या है? ये आप लोगों ने जो एक ट्रेडिशनल तैयारी कर रहे होते हैं इस्लामियात की, जिनका इस्लामियात में कोई डिग्री वगैरह नहीं होती, तो ये फर्जी किफाया एक ऐसा क्वेश्चन था कि इस पे 20 मार्क्स कैसे लिखे हैं। अब आप लोगों को बीइंग अ मुस्लिम ये पता है कि फर्जी किफाया क्या होता है, फर्जी ऐन क्या होता है, ठीक है। इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो सब मुसलमान की है। ये भी पता है कि कौन से जो फराइज हैं वो फर्जी किफाया में आते हैं और कौन से जो हैं वो फर्जी ऐन में आते हैं। अब मुझे इतना इतने इसका आप कह लेंगे अंडरस्टैंडिंग थी, इतना नॉलेज था, ठीक है। और ये भी पता था कि 5-6 जो फराइज हैं वो फर्ज किफाया में आएंगे, और अगर उनको कोई भी मुसलमान नहीं वो करता तो सब जो वो जो पूरी कम्युनिटी या सोसाइटी होती है उस पे इसका जिम्मा होता है और उस पे गुनाह जाता है। तो ऐसे फर्ज को मतलब डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स के साथ आता था। अब यहाँ है रिलीजियस इसकी और सोशल सिग्निफिकेंस क्या है। अब ये मैंने उस टाइम पे बैठ के ही इस पे ब्रेनस्टॉर्म किया और इसका आंसर खुद निकाला, ठीक है। इन द प्रेजेंट एरा विच अफेयर्स आर कंसिडर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ फर्ज किफाया। तो उसका जो एग्जामिनर रिक्वायर कर रहा था वो, सॉरी, कंटेम्पररी एनालिसिस कर रहा था, ठीक है। कंटेम्पररी जो हम कहते हैं कि हालात हाजरा में उसकी क्या रेलिवेंस है, क्या उसका स्कोप होना चाहिए। सो इसमें आप ये देखें कि ट्रेडिशनल तो फर्जी किफाया पे जो उलेमा हैं, स्कॉलर्स हैं, उनकी ब्रीफिंग है। आज के दौर में कौन से ऐसे नए जो काम हो रहे हैं, कौन सी, जैसे आप AI की ही एग्जांपल ले लें तो AI की जो एथिकल बाउंड्रीज वगैरह सेट करना, ठीक है, वो किस काम में आएगा कि यहाँ पे स्कॉलर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, अब आप लोगों को अभी जैसे नहीं पता हो तो फर्जी किफाया में क्या क्या ड्यूटीज कलेक्टिवली या स्कॉलर्स के जुमरे में आती हैं, वो हम जब अपने कोर्स में पढ़ेंगे मैं आप लोगों को यहाँ पे चीजें सिखाऊंगी। कहने की बात यह है कि जैसे AI का रोल है, तो AI के लिए हम अभी कंटेम्प्रेरी एनालिसिस में ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि फर्ज किफाया में ये चीज़ आएगी कि जो स्कॉलर्स हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे उलमा हैं, उन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ये जो टेक साइंटिस्ट हैं इनके साथ बैठ के कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि AI जो है वो हमारे दीन के उसमें वो ना करे। जैसे आप कोई आंसर अपना ChatGPT या किसी और मॉडल से निकलवाएं और आप कहें कि कुरानिक रेफरेंसेस भी हों, तो वहां पे कितनी ऑथेंटिसिटी होगी कि वो कुरान को कहीं गलत कोट तो नहीं कर रहे, ठीक है। और उसका तर्जुमा आपको गलत तो नहीं बता रहे, या तफसीर उसकी गलत तो नहीं बता रहे। तो ये तो पूरा एक जो इस कुरान की जो हिफाजत है, और जितना ये सेंसिटिव मैटर होता है तो वो उसको प्रिजर्व भी तो करना है। तो यहाँ पे एक जिम्मेदारी आयद होती है हमारे उलेमा की। तो ये चीजें मैंने इस तरह की जो भी उस टाइम पे माइंड में आई तो वो मैंने आंसर इसका बनाया इस तरह से खुद से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, हम यहाँ पे, अच्छा, फिर ये सीरा नबवी वाला जो हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से। अब सीरा से यहाँ पे कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा अगर मैं आप लोगों को 2026 का पेपर दिखाती हूँ, ठीक है, तो 2026 में भी सीरा नबवी से कोई क्वेश्चन नहीं आया।
बट ये मतलब नहीं है कि ये जो चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कि आ नहीं रहा। वो आ इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं वो इस सीरा के चैप्टर को बहुत अच्छे से याद कर लेते थे, क्योंकि पता था 2016 से आप पास्ट पेपर एनालिसिस कर रहे हैं 7-8 साल का, तो हर साल सीरा नबवी से कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोल है एज अ पीस एम्बेसडर, एज अ डिप्लोमेट, एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, सब वो पूछ रहे हैं। बट यहाँ नहीं दिया उन्होंने, एक मुश्किल लेवल बनाने के लिए कि जो एक ट्रेंड सेट हुआ हुआ है कैंडिडेट्स के दरमियान, उनको हमने डेविएट करना है, मतलब कंपटीशन ज्यादा लेके आना है। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने सीरा नबवी को स्टडी नहीं करना। सीरा नबवी को स्टडी करना इसलिए बहुत जरूरी है, एक तो आपको चांसेस है ना, वो आपको पता ही नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन दे दे। दूसरा, ये एक बेस बनेगा आपके सारे आंसर्स की। अभी हम 2026 का पेपर अगर देखें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखें, डिस्कस रिलीजियस टॉलरेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट प्रोफेटिक मुस्लिम हिस्ट्री। तो पोस्ट प्रोफेटिक जो दौर था, दौरे नबवी के बाद वाले दौर की वो पूछ रहे हैं, और करंट दौर तक। तो रिलीजियस टॉलरेंस क्या है, तो यहाँ पे आप हवाला थोड़ा सा तो देंगे ना कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रिलीजियस टॉलरेंस किस तरह से थी, और उन्होंने एक बेस बनाई। पोस्ट प्रोफेटिक में फिर हमें किन किन डायनेस्टीज में, राशिदून कैलिफेट में हमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं रिलीजियस टॉलरेंस में, हमें उमैया डायनेस्टी में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है। एंड देन हम जो अब्बासीज हैं उनके दौर में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, और इसी तरह से डिफरेंट डायनेस्टीज, ऑटोमन्स आ जाते हैं, मुगल्स डायनेस्टी आ जाती है, और करंट यहाँ पे मुस्लिम स्टेट्स का क्या रोल है, और पाकिस्तान का। तो ये सारा कुछ इसमें इस क्वेश्चन में कवर होता है इस तरह से। ठीक है। सो हम सब इस पे थे सिलेबस ब्रेकडाउन पे। सो मेरे नज़दीक ये जो चैप्टर है ये आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार के साथ। क्योंकि इसमें ना अब आप लोगों के ना भी आए, लॉन्ग क्वेश्चन ना भी आए, इसमें से एमसीक्यूज बहुत बनते हैं इस चैप्टर से। और इसको आप लोगों ने, अगर आप लोग खुद भी प्रिपेयर कर रहे हैं इस्लामियात, तो आप लोगों ने हिस्ट्री अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है। जितनी भी गज़वात हुई उनको आप पढ़ें, एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ें, एक स्टोरी की फॉर्म में पढ़ें। सिर्फ ये नहीं कि आपने फतेह मक्का का एक छोटा सा वाकया पढ़ लिया, आपको पता होना चाहिए कि फतेह मक्का का क्या पस मंजर बना, और क्यों उसको आप यहाँ पे, अगर क्वेश्चन आता है कि पीस एग्रीमेंट्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइन किए, तो आप लोगों को पूरी जो सीरा नबवी का पता होगा, तो आप लोग पीस एग्रीमेंट्स वाला क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ कि हजरत मोहम्मद का रोल, ऐसे नहीं पूछा, ये 2025 का ही क्वेश्चन पेपर है। डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ पीस एग्रीमेंट्स मेड ड्यूरिंग प्रॉफिट्स एरा बाय डिटर्मिनिंग द पार्टीज देयर ऑफ। अब किसी कैंडिडेट ने इसको अलग से तैयार नहीं किया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये कभी भी पास पेपर में क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन आप लोगों को ये तो पता है कि सीरिया नबवी में जहां जहां पे भी पीस एग्रीमेंट हुआ, सुलह हुदैबिया हुई, मीसाक मदीना हुआ, फतेह मक्का में एक पीस, एक जनरल एमनेस्टी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। ठीक है। तो ये सब चीजें ही लिखकर, और उनमें कौन कौन सी पार्टीज थी, मिसाके मदीना का क्या पस मंजर, कौन से वहां पे कबाइल जो रह रहे थे वो एक दुश्मनी में थे। ठीक है। औस और खिजरज की अगर हम बात करें, फिर यहूद के कितने कबाइल थे, ये सब कुछ इस तरह से ये आंसर जो है वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो जाता अगर आपकी हिस्ट्री पे कमांड होती, तो आपने हिस्ट्री को अच्छे से यहाँ पे पढ़ा होता। ठीक है। अब जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, हजरत मोहम्मद बतौर जैसे पैगम्बरे रहमत, हम इंडिविजुअली उनको, उनकी लाइफ को जो स्टडी करते हैं, एज अ हस्बैंड वो क्या कैसे थे, एज अ फादर वो कैसे थे, एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे थे। ठीक है। माइनॉरिटीज के साथ उनका क्या रवैया था, सहाबा कराम के साथ किस तरह से वो पेश आते थे, जो तमाम उसवा हसना है आप कह लें, कि जो आप बिल्कुल अपनी बेसिक स्कूल लाइफ से भी पढ़ते आ रहे हैं, एक किस्म का ये वो वाला क्वेश्चन है, इसमें अहादीस और इस तरह की रेफरेंसेस इनकॉर्पोरेट होंगी। एज अ डिप्लोमेट, डिप्लोमेसी के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से इस्लाम की अशात की, इस्लाम को फैलाया। तो यहाँ पे जिस तरह से सुलह हुदैबिया एक डिप्लोमेसी थी, एक जब प्लेज हुए अकाबा, जो प्लेजेस ऑफ अकाबा जिन्हें हम कहते हैं, वो एक डिप्लोमेसी थी। ठीक है। तो जिस तरह से एक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की गई, डिफरेंट जो नॉन मुस्लिम स्टेट्स थी वहां पे उनके किंग्स को लेटर्स भेजे,
इस्लाम की तरफ मदऊ किया गया, ये सारा कुछ हम एज अ डिप्लोमेट में पढ़ते हैं। ठीक है, देन एज एन एजुकेटर, हाँ रिसोर्सेज मैं सब कुछ यहाँ पे आपको बताती हूँ। तो एज एन एजुकेटर, एज एन मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, जितनी भी गज़वात है हज़रत मोहम्मद वसल्लम की, क्या उसमें हिकमत अमली रही, और इनकी गज़वात में किस तरह से हमें एक मैसेज मिलता है। और आज की दौर में भी कंटेम्प्रेरी एनालिसिस अगर हम ड्रॉ करें, तो इस्लाम किस तरह का, एक क्वेश्चन आया भी हुआ है कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक, सॉरी, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, एंड आप इसका जो आंसर, या डिस्कस द आंसर इन दी लाइट ऑफ सीरह नबवी। तो उसने क्या पूछ लिया कि आज के दौर में आपके जहन में क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन। और साइड बाय उसने हिस्टोरिक रेफरेंस मांगे या बेस मांग ली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से। ठीक है, इसी तरह से जब आप ये तैयार करते हैं तो पीस मेकर, ये ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन, ये पीस मेकर वाला भी तैयार हो जाता है। देन ये जो आपका है ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, तो इसमें आप लोगों के, उसमें तो ये लिखा हुआ है सिर्फ इतना सिलेबस जो आपका एफपीएससी का है, बट यहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स पे भी वो अलग से क्वेश्चन करता है। ठीक है, सो ह्यूमन राइट्स ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंसानी वकार पे लिखें। स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन को अपने हर तरह की उस डायमेंशन में कवर करना है। प्री इस्लामिक एरा में मुस्लिम के वुमेन्स के साथ किस तरह से डील किया जाता था, फिर इस्लामिक इरा में जब इस्लाम आया। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बाकी जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। तो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस में जितने भी यहाँ पे आ जाते हैं, आप कह लें कि राशिदुन कैलिफेट से भी, बाकी भी जगह, फिर मुस्लिम जो वुमेन है उनका रोल एजुकेशन सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में, इस तरह के सेक्टर्स में रोल। एंड देन हम कहते हैं कि राइट्स क्या क्या हैं वुमेन के, ये सारा कुछ इसमें मल्टीपल डोमेन से कवर भी होता है, और इसके क्वेश्चंस भी डिफरेंट डोमेन से पूछते हैं। वो इनहेरिटेंस राइट के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपने तैयार करना है। एंड देन अब मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा, सीएसएस में ये क्वेश्चन है कि फेमिनिज्म की जो वेव चली थी जिस तरह से 2019-18 में, तो तब ये क्वेश्चन फेमिनिज्म की उसमें भी पूछ लिया था। ठीक है, और यहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स। तो ये जितनी भी चीजें तैयार करनी है वो आप लोगों ने किस तरह से करनी है, एक तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, फिर आपका कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव में आप बाकी रिलीजन्स के साथ कंपेयर करेंगे, और फिर कंटेम्प्रेरी। और कंटेम्प्रेरी में जब आप देंगे तो ग्लोबल जो कंट्रीज हैं वो किस तरह से यहाँ पे केस स्टडीज आ जाती हैं। और पाकिस्तान की खास सर आपने उसने नहीं भी डिमांड की हुई ना, तो आप क्रिटिकल एनालिसिस थोड़ा सा दे दें पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन को क्या क्या राइट्स, या मेन के लिए वो माइनॉरिटी राइट्स के लिए क्या है, इस तरह की सब चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर फोर्थ है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम वैसे बात करें तो यहाँ से हार्डली एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, और जो क्वेश्चन ज़्यादा बनता है वो सेल्फ प्योरिफिकेशन, जिसे हम तज़किया नफ्स कहते हैं। यहाँ पे बनेगा, और एक एहसान है। ठीक है, एहसान क्या होता है, किसी के साथ भलाई करना। ठीक है, वो वाली चीज़ एहसान। तो तज़किया नफ्स और एहसान और मजहबी रवादारी, ठीक है, उस पे ये आता है। ये दो तीन डायमेंशंस हैं। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि बाकी पोर्शन को आप अच्छे से कर लें, यहाँ से यही क्वेश्चंस बनते हैं, ये इतना ज़्यादा वो नहीं है। इस पे नोट आ जाता है कभी लिखने को, सोशल जस्टिस, इंसानी, सॉरी, समाजी इंसाफ के बारे में लिखें। बाकी इसको आप इतनी इंपॉर्टेंस ना भी दें इस चैप्टर को, तो आपका इस्लाम में इतना अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो मैंने क्वेश्चंस बता दिए वो बता दिए कि मजहबी रवादारी, या आप कह लें कि को एग्जिस्टेंस, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप कह लें कि वन ऑफ दी, या फिर अगर मैं रेट करूं पूरे इस्लामियात के सिलेबस में तो ये नंबर 1 पे आएगा आपका। और इसकी जो रेलेवेंस है इस्लाम एंड वर्ल्ड, तो सारा ये करंट अफेयर टाइप इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे बेशक सिलेबस थोड़ा सा लिमिटेड लिखा होगा, लेकिन हमने पास्ट ऑफ एनालिसिस करके चीजें ये भी ड्राइव करनी होती है कि कौन कौन सी डायमेंशन में वो आपसे पूछ सकते हैं। अब राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, फिर यहाँ पे आप सेक्टेरियनिज्म दे दें, फिर यहाँ पे आप इज्म के जो होते हैं ना, टेररिज्म। और अभी उसने पूछा हुआ था मतलब सेक्टेरियनिज्म और पोलराइजेशन इन मुस्लिम वर्ल्ड। तो ये मोरल है, सारी चीजें जो हैं वो हम कह लें कि सेम ही होती हैं, और ये सारे क्या हैं, कॉजेज हैं मुस्लिम की, मुस्लिम सिविलाइजेशन या मुस्लिम उम्मा की डिक्लाइन के। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कॉजेज ऑफ मुस्लिम डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम उम्मा, या क्या जो है वो सॉल्यूशंस, इसमें वो सिर्फ सॉल्यूशंस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इनको आपने थोड़ा चीजें तैयार कर रहे थे वो भी करना है, और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से करना है कि आपने रेफरेंसेस डालने हैं, ठीक है। फिर इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के क्या क्या कॉजेज बने, रूट्स बने, तो वो सब चीजें इसमें कवर करते हैं हम। फिर इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिक वर्सा, तो इसमें आप देखें कि इम्पैक्ट पे वो पूछते हैं ना, तो आपको यहाँ पे तैयार हिस्ट्री, अभी तक भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि हिस्टोरिकल रेफरेंसेस जरूरी हैं। यहाँ पे आपको इस्लामिक हिस्ट्री की टाइमलाइन एक आनी चाहिए कि क्या टाइमलाइन होगी और कब जो है वो इस्लाम की गोल्डन एज स्टार्ट होती है। आप देखें कि 7th 8th सेंचुरी में इस्लाम की गोल्डन एज का टाइम होता है। दौरे नबवी में तो एक चीजें हो रही थी, इस्लाम फैल रहा था, राशिदून कैलिफेट में इस्लाम अरब से निकल कर फैला, और ठीक है, हजरत उमर के दौर में हम देखते हैं कि बहुत फतूहात हुई और काफी इलाके मुसलमानों ने फतह किए। लेकिन जो इस्लाम सही मानों में फैला उमैयास के बाद, अब्बासीद्स के दौर में काफी ज्यादा मुसलमानों ने, ठीक है, एक्सपेंशन भी की और काफी ज्यादा प्रोग्रेस भी की। तो उसको गोल्डन एज ऑफ इस्लाम भी कहते हैं। और आपको पता है कि हाउस ऑफ विजडम जो बैतुल हिकमा बनाया गया, बगदाद एक हब बन गया उस टाइम पे। और वो टाइम क्या था, डार्क एजेस का टाइम था यूरोप में, ठीक है। आप लोगों को ये भी पता है कि जो उमैयास जब गए, अगर किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या वैसे कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने उसमें, उमैय्यद जब गए स्पेन, जो स्पेनिश डायनेस्टी बनी, स्पेन में गए, अंदलुस, कुर्दुबा यूनिवर्सिटीज, इन सब का आपने कहीं ना कहीं हवाला सुना होगा। तो वहां पे जाके किस तरह से मुसलमानों ने अपने नॉलेज से वहां पे एक एनलाइटनमेंट की चीज लेके आए। जो वैसे यूरोप में, आप यूरोपियन हिस्ट्री किसी ने पढ़ा हो या यूरोप की हिस्ट्री से वाकिफ हो, तो आपको पता है कि वो जो इनलाइटनमेंट का दौर है, जो रिनाइसेंस का दौर है, वो 14th 15th सेंचुरी में जाके आता है। लेकिन मुसलमान और इस्लाम जो है वो किस तरह से फैल गया था 7th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की अपने नॉलेज में, फिक में, फिलॉसफी में, साइंस में, मेटाफिजिक्स में, सब चीज़ों में, ठीक है। सो ये हम चीज़ें पढ़ते हैं, इम्पैक्ट ऑफ सिविल इस्लामिक सिविलाइजेशन ऑन दी वेस्ट। और फिर वाइस वर्सा कैसे, जब मुसलमान वहां से निकाल दिए गए, आपने क्रूसेड्स का भी हवाला पढ़ा हुआ है, सलीबी जंगें हुई जितनी, तो जो सलीबी जंग मुसलमान जी जाते थे, वो अपना नॉलेज, जो इस वेस्ट वहां पे थे, ठीक है, जो क्रिश्चियंस वगैरह थे, ईसाई वगैरह, ज्यूज वगैरह, तो वो जो अपना सारा जो नॉलेज था वो वहां पे छोड़ के चले जाते थे, वो मुसलमानों के हिस्से में आ गया। इस तरह जब मुसलमान हार जाते थे तो वो अपना जो नॉलेज है सारा, जो बुक्स वगैरह हैं वो वहां पे छोड़ देते, इस तरह से एक्सचेंज हुआ, ठीक है। इम्पैक्ट हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। फिर दूसरा जो इसका मेन डोमेन बनती है वो ये बनती है कि एक तो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिर इनके सॉल्यूशंस, और फिर रोल ऑफ इस्लाम इन मुस्लिम वर्ल्ड। तो और यहाँ पे उम्मा का भी रोल आता है, ठीक है, मुसलमान उम्मा का क्या रोल है। तो ये अगर मैं आपको क्वेश्चन भी इसका दिखा दूं, what views are found in today's Muslim circles about Western civilization? Identify and analyze them। ये क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ है, 2025 का ये पेपर है। फिर अब 26 के पेपर में आप ये देखें, एग्जामिन एग्जामिन द कॉजेज ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रही हूँ, कॉजेज ऑफ सेक्टेरियनिज्म एंड पोलराइजेशन इन मुस्लिम वर्ल्ड, सजेस्ट सॉल्यूशंस इन द लाइट ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स, ठीक है। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे मतलब आप ये देखें कि
ये क्वेश्चन आपका हर साल इसमें पूछ रहे हैं। वो बेशक बाकी टॉपिक से वो हट गए, अब यहाँ पे भी देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन हाउ वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज इन्फ्लुएंस द इस्लामिक सिविलाइजेशन। तो ये क्या है, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऑन इस्लाम, इस्लाम या इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम, सॉरी, वेस्ट ऑन इस्लाम, एंड डिस्कस द मेजर्स टू प्रोटेक्ट मुस्लिम सोसाइटीज फ्रॉम द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर। तो एक तो वो पूछ रहे हैं ना कि वैसे आप इम्पैक्ट बताएं, तो इसमें आप पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव दोनों बताएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंस है। सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है, तो पॉजिटिव भी है। तो किस तरह से हमने वहां से वैसे सीखा है, सारा कुछ ये चीजें आ जाती। फिर इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको ओवरकम करने के लिए या उसके रेमेडियल मेजर्स एग्जामिनर ने डिमांड किए हैं। तो आप ये देखें 2026 में सिर्फ इससे एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन उसने दिए हैं, ठीक है। देन चैप्टर 6, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इस्लाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग इसको चॉइस पे कुछ कैंडिडेट्स पहले छोड़ देते होते थे, आई थिंक ये आप लोगों की मतलब जो इस्लामियात की बेस बनती है ना, एक वो चैप्टर आता है यहाँ से बहुत ज्यादा जो है वो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस डिड्यूस करते हैं, और फिर इसका जो पेयर बनता है ना वो 7 चैप्टर के साथ बनता है। अब आपको 7 चैप्टर के कंटेंट्स में अगर आपको दिखाऊं, तो ये इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ है। तो इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये सब सिस्टम हम इस्लाम के सिस्टम्स क्यों इनको कहेंगे, कौन सी एग्जांपल्स हम कोट करेंगे यहाँ पे, दौरे नबवी से करेंगे, ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से। और दूसरी हम जो दौरे खिलाफत राशिदा है, राशिदून कैलिफ, ठीक है, तो कैलिफेट से करेंगे। और फिर हम कंटेम्प्ररी एक उसमें एलिमेंट देंगे कि आज के दौर में पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, या पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है। और जो चौथी सबसे एक अलग सी चीज होती है जो कैंडिडेट्स नहीं लिखते, कंपैरेटिव, ठीक है। तो उसने नहीं भी डिमांड किया हुआ ना, तब भी आप इसका हवाला लाजमी दें। ये सब चीजें जानने के लिए जरूरी है कि आप पहले समझें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस इस्लाम में क्या है। जो जितने खलीफा आए, 4 खलीफा जिनको हम खिलाफत राशिदा का दौर भी कहते हैं, तो पायस कैलिफेट में क्या क्या चीजें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे की, हजरत उमर का की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, उनका जस्टिस सिस्टम कैसा था, उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। इसी तरह इंडिविजुअल हम इन 4 खुलफाए राशिदीन को पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ेंगे तभी आप वहां पे इसका आंसर अच्छा दे सकते हैं। बाकी भी जिस तरह से मैंने कहा कि जो बाकी आंसर्स आपके बनते हैं, राइट्स वाले भी बनते हैं, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, तो वहां पे भी आप यहाँ का हवाला दे सकते हैं। फिर एक और ये इसमें चीज आती है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अकाउंटेबिलिटी और ये गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप कहाँ पे भी तैयार करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी तैयार करते हैं और पाकिस्तान अफेयर में भी तैयार कर रहे होते हैं। और यही क्वेश्चन आप देखें, अब आपको समझ आएगी कि पेपर इतना मुश्किल नहीं था। अब हवा एक क्यों बन जाता है, या फिर क्योंकि तैयारी उस ओरिएंटेड नहीं होती, आप लोग सिलेबस को समझ के नहीं कर रहे होते, और एक ऐसे ट्रेंड पे को फॉलो कर रहे होते हैं कि चीजें वहां से आएंगी। ये क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इस्लामिक सिस्टम, demonstrate with examples that practices the Khulafai Rashidun caliphs in this perspective set the highest standard। तो उसने क्या किया कि आपके ये जो क्वेश्चन जिसका मैं आपको बात बता रही हूँ कि अकाउंटेबिलिटी को किसके साथ मर्ज कर दिया, इसके साथ मर्ज कर दिया, जो कैलिफेट है, राशिदुन कैलिफ। तो आप ये क्वेश्चन चैप्टर नहीं स्किप कर सकते, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, 2026 का ये पेपर है। व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एंड इट्स रोल। तो अब आप लोगों ने पूरे सिलेबस में, मैंने आपको जो सिलेबस ओवरव्यू दिया है, वहां पे इस तरह की कोई डायमेंशन आपने नहीं देखी होगी। ना ही आप लोगों को ये जो सोर्सेज जो बच्चों के दरमियान हैं अच्छे भी हैं, लेकिन आप ये कह लें कि वो एक ट्रेडिशनल पास पेपर पे सेट है ना, वो सब सब चीज़ें। जैसे सर उस्मान ने भी आपसे बात की कि उस टाइम तक 2022 या 2023 तक तो अगर वो बुक्स आप कंसल्ट करते हैं तो आप सेफ हैं।
लेकिन क्या अब जो चीजें हैं वो सिलेबस, वो बुक्स कवर कर रही हैं? तो कहीं पे भी ये चीज नहीं मिलेगी, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली क्या है और उसका रोल क्या है प्रेजेंट एरा में। ठीक है, डिस्कस देम इन द लाइट ऑफ टीचिंग, इस्लामिक टीचिंग। तो यहाँ पे एक किस्म का क्या चीज आएगी अगर आप इससे करें इसको, तो ये जो इस्लाम का सोशल सिस्टम है, ठीक है, तो सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम, इस्लाम सोशल सिस्टम बनने के लिए क्या क्या चीज़ें, मैरिज का इंस्टीट्यूशन इस्लाम देता है, पेरेंट्स के राइट्स हैं, सिबलिंग्स के एक दूसरे पे राइट्स हैं, और फिर नेबर्स के राइट्स हैं, ये सब चीज़ें इस्लामिक टीचिंग की रोशनी में आपने इसको बताना था। ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन सिस्टम्स को कंप्रिहेंसिवली तैयार किया होगा तो ये फिर हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब सिर्फ एक क्वेश्चन इस तरह का, अब हाँ यहाँ पे भी देखें क्वेश्चन नंबर 2, जो पहला क्वेश्चन है, प्रोवाइड अ कंपैरेटिव एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स ग्रांटेड बाय इस्लाम विद दोज enshrined इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि कंटेम्पररी और कंपैरेटिव एनालिसिस, तो वो हर क्वेश्चन में डिमांड ही, आप ये देखें, कभी खुद से कर रहे हैं और कभी ना भी करे तो आप सेफ हैं अगर आपने हर क्वेश्चन को इस जमन में तैयार किया हुआ है। तो कंपैरेटिव और क्रिटिकल एनालिसिस उसने पूछा ह्यूमन राइट्स का, तो ह्यूमन राइट्स का चैप्टर नंबर 3 है। ह्यूमन राइट्स आपने तैयार कर लिए, सिंपल, आपको बुक्स में मिल जाएंगे ये ह्यूमन राइट्स हैं। अगर आप उसका कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर लेते UDHR के साथ, तो आप सेफ होते, यहाँ पे आपका आंसर एक अच्छा तैयार होता। ठीक है, तो क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, इन द लाइट ऑफ प्लाइट ऑफ इंडियन एंड कश्मीरी मुस्लिम्स डिस्कस द जस्टिफिकेशन एंड डिमांड्स ऑफ टू नेशन थ्योरी। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन था कि जिसपे ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत थी, और आप कह लें कि जब CSS आप प्रिपेयर कर रहे हैं, CSS की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा एक चीज़ों को समझने का पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज होता है। अगर नहीं होता तो आपकी जो तैयारी है वो थोड़ा क्रैमिंग लेवल वाली तैयारी है, जो कि जिससे आपको निकलना है। क्योंकि जो ऐसे आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आप अपना विजन ब्रॉड करके ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो कोई भी चीज़ आ जाए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इससे ही दूंगी कि 2024 में ऐसे का टॉपिक आता है, व्हाट आर दी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी। ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स बताएं पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी के। तो आपने उसको अलग से नहीं कभी तैयार किया होगा, लेकिन आपको ये तो पता है कि क्या क्या मसाइल हैं पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी में। मतलब पाकिस्तान के पास एनर्जी सेक्टर में इशू हैं, पाकिस्तान के पास एग्रीकल्चर सेक्टर में इशू हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान के पास, एजुकेशन सिस्टम में क्राइसिस है। सारे क्राइसिस आपने तैयार किए होंगे और उनके रेमेडियल मेजर्स भी तैयार किए होंगे। तो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वेज ऑफ प्रोस्पेरिटी पाकिस्तान की, तो वही सारे रेमेडियल मेजर्स यहाँ पे लिखने थे। तो आपकी मतलब ओवरऑल CSS की ऐसी प्रेपरेशन है कि आपको कोई भी क्वेश्चन करे तो इतना नॉलेज तो आपके पास होता है। ठीक है, तो उसी तरह का ये क्वेश्चन था जो आपसे डिमांड कर रहा था कि टू नेशन, डिस्कस द जस्टिफिकेशन एंड डिमांड्स ऑफ टू नेशन थ्योरी। तो इसको आप इजीली कर सकते थे जब आपने ओवरऑल CSS को एज अ सब मतलब उसकी प्रेपरेशन अच्छे से की हो। तो और अगर हम सिर्फ इस्लामियात के लिए इसका एनालिसिस करें तो देखें चॉइस होती है, आप इस क्वेश्चन को साइड पे कर दें, आपके जो बाकी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस से बिल्कुल रेलिवेंट हैं, तो कोई इसमें इतनी मुश्किल नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन अब आपने, मैंने आपको सिलेबस भी दिखाया, मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाए कि, और जो पहली बात मैंने आपको बोली थी, जब हमने बिल्कुल ये स्टार्ट की ओरिएंटेशन, मैंने आपको कहा था कि सिलेबस इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस से बाहर चीजें नहीं वो पूछ रहा। हाँ, सिलेबस को कितनी डेप्थ में जाके पूछ रहा है ये चीज मैटर कर रही है। इसलिए मैं आपको ये भी यहाँ पे कहूंगी, अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट सिलेक्शन कोई एक सब्जेक्ट की रहती है तो आप इस्लामिक हिस्ट्री को ऑप्ट करें, जो जिसका सिलेबस भी कम है। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये स्कोरिंग भी है। तो इसमें जो पास्ट ईयर्स में इसके 90+ तक स्कोर आया है, 92 94 इतना स्कोर आया है, तो कोई भी ऑप्शनल आप देखें कि इतना स्कोर नहीं दे रहा। तो अगर तो रिजल्ट आ जाता है तो उसकी बेसिस पे बेशक कर लें, बट आई डोंट थिंक सो कि ये हिट होगा इतनी जल्दी, कोई सब्जेक्ट उस तरह से हिट नहीं होता। बाकी ये है कि आपका बहुत ज़्यादा अच्छा लिंक बन जाएगा इसके इस्लामियात के साथ, आप इस्लामियात में सेव हैं, वो हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि 2025 का जो पेपर है,
उसमें उसने यही पूछा है ना, डिस्कस द रिलीजियस टॉलरेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट प्रोफेटिक मुस्लिम हिस्ट्री। तो मुस्लिम हिस्ट्री मैंने आपको डिफाइन भी की कि क्या क्या चीज़ें मुस्लिम हिस्ट्री में आ रही हैं हमारे पास, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सारी जो हैं वो राशिदून हैं, देन उमैयास हैं, अब्बासीज हैं, ऑटोमन्स हैं, मुगल्स हैं, सारी आ रही हैं। तो हिस्ट्री इस तरह से भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। ठीक है, ये एक बुक्स हैं, ये हाफिज करीमदाद चुगताई की बुक है। एज अ रेफरेंस बुक ये अच्छी बुक है, आपको बहुत सी चीज़ों की बेस प्रोवाइड करती है ये बुक, ठीक है। जिस तरह से मैंने कहा कि अकायद हैं सारे अच्छे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। और चीज़ें जो ऐड ऑन करनी है वो आपको मैंने पर्सपेक्टिव बता दिया है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे चंद ही सवाल में होगा, लेकिन 90% क्वेश्चंस में कंपैरेटिव एनालिसिस या कंपैरेटिव या कंटेम्प्रेरी नहीं दिया होगा, पाकिस्तान की चीज़ें नहीं मेंशन्ड होगी। तो ये चीज़ें आपने खुद ऐड ऑन कर लेनी है जब अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। फिर ये एक अच्छी बुक है अल रहीकुल मखतूम। अगर आपने, अब जैसे टाइम कम है ना, आप लोग अब इस्लामियात ऑप्ट कर रहे हैं तो आपके पास टाइम कम है। हाँ, अगर कोई 2028 की अटेम्प्ट के लिए अपीयर होना चाह रहा है तो तारीख इस्लाम एक बुक है, ठीक है। इसकी 2 जिल्द हैं, और ये बहुत अच्छी है, दौरे नबवी से खिलाफत राशिदा तक ये बहुत अच्छी बुक है। बल्कि आगे जो डायनेस्टीज आती हैं अब्बासीज और वो भी इसमें कवर्ड हैं, तारीख इस्लाम। तो अगर आपके पास एम्पल टाइम है ना, इस्लामियात को पढ़ने का इंटरेस्ट है, तो ये आप दोनों बुक्स को रीड करें, अच्छी बुक्स हैं। और दूसरी ये अल रहीकुल मखतूम, इसमें भी इस तरह की चीज़ें, ये कोर्स बुक नहीं है आपकी, एज अ रेफरेंस बुक है, सीरे नबवी की चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। फिर एक इसके साथ साथ एक वर्ल्ड टाइम्स की बुक भी है अरशद इकबाल चद्दर की, वो भी अच्छी बुक है, लेकिन वो कंप्लीट सिलेबस उसमें नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है। लेकिन अगर मैं आपको खुद का एनालिसिस बताऊं तो उस बुक में हाफिज करीमदाद की बुक से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है। जो जो चीज़ लिखी हुई है वो ज़्यादा अच्छी लिखी है, हाँ ये है कि अक्सर जो एलिमेंट्स है ना वो मिसिंग है, तो ये जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस कवर कर देती है आपका, ये वाली बुक। फिर अगर हम पेपर प्रेजेंटेशन की बात करें तो मैं आपको 2 पेपर्स भी, ये अच्छे पेपर्स हैं मेरे पास, शो करवाती हूँ। बाकी हम ये चीज़ें आपको आपके साथ अभी मैं डिस्कस कर भी चुकी हूँ कि क्रिटिकल एनालिसिस, जो डिफरेंट टाइप्स के क्रिटिकल एनालिसिस है वो इनकॉर्पोरेट नहीं करते स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर जो एक मेजर इशू आता है इस्लामियात को, आप समझ तो लेंगे, आप स्टूडेंट स्लाइड भी लेते हैं इस्लामियात को, ठीक है, वो बेसिक इस्लामियात याद कर लेंगे, लिखाएंगे। बेसिक इस्लामियात से नई चीज़ें आएंगी आपको, कंपेटिटिव लेवल पे आप अपियर हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा स्टेट ओरिएंटेड चीज़ें, अगर उसने सॉल्यूशंस मांगे हैं तो उस लेवल पे जाके देने हैं, ठीक है। और फिर उनमें कुरानिक वर्सेस और स्कॉलरली रेफरेंसेस इनकॉर्पोरेट नहीं करते। अगर आप कुरान और हदीस के रेफरेंस लिख के आए हैं और आपकी उस टाइम में मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आपको बाकी चीज़ों की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है आपको। और दूसरा, एक दो स्कॉलर को भी वहाँ पे कोट करें। फिर विजुअल एड्स और फ्लो चार्ट्स, तो जैसे आप बाकी अपने ऐसे के अलावा बाकी सब पेपर्स में अपने फ्लो चार्ट्स ऐड कर रहे होते हैं, विजुअल एड्स ऐड कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी बन सकते हैं ये। अगर मैप की मैं बात करूं तो आप दौरे नबी में अगर सुलह हुदैबिया हुई तो वो किस मुकाम पे हुई, आप एक वो हुदैबिया का वो बना दें, ठीक है, गजवा ओहद का, एक ओहद का पहाड़ बन जाए। तो मतलब इस तरह से ना आप एक विजुअल एड्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और यही चीज़ें आपको स्टैंड आउट भी करवाती हैं। मिसाके मदीना हुआ तो मदीना का क्या नक्शा था उस टाइम पे, यहूदी जो है वो कौन सा जो कबीला है वो नॉर्थ में था, कौन सा जो साउथ में था, ये सब चीजें आप वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि आउटडेटेड सोर्सेज पे अगर आप लोग कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, अपने मटेरियल को अपग्रेड नहीं कर रहे, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल लें आप, कि क्वेश्चन आता है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इन इस्लाम इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। तो सोशल जस्टिस की उसने बात की है, तो अगर एक स्टूडेंट लिस्ट वर्सेस ऑन हदीस, वर्सेस एंड हदीस ऑन हेल्पिंग द पुअर, चैरिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ ज़कात,
तो उसने भी कवर किया है, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज उसने कवर नहीं किया। अगर दूसरा कैंडिडेट एक्सप्लेन कर रहा है कि सोशल जो जस्टिस है वो इक्विटी में लाई करता है, उसमें प्रोहिबिशन होनी चाहिए रिबा की, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए वेल्थ की, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप ये देखें कि बेटर एक्सप्रेशन के साथ एक ज्यादा आपका जो सब्जेक्ट पे कमांड है वो ये चीजें शो करती हैं, ठीक है। फिर आप कंपेयर भी करेंगे इस्लामिक सोशल जस्टिस को वेस्टर्न लिबरल मॉडल्स के साथ, जिस तरह से मैंने कहा कि कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ करेंगे, एंड डिस्कस हाउ इस्लामिक टीचिंग्स कुड एड्रेस मॉडर्न चैलेंजेस लाइक वेल्थ इनइक्वालिटी पॉवर्टी। तो ये एक कंप्लीट आंसर बनता है, एग्जामिनर के पास कोई गुंजाइश नहीं होगी आपका आपकी मार्क्स जो है वो डिडक्ट करने की यहाँ पे, ठीक है। और आपने जो रेफरेंस लिखना है वो, ये भी दो चीजें जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा पूछते हैं। आपने सूरत का नाम भी लिखना है, और सूरत का नंबर ना लिखें बेशक, इसको आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये लाजमी लिखना है आयत नंबर कौन सा है। तो आप सूरह आल इमरान, ठीक है, और यहाँ पे 159 इस तरह से आपने लिखना है। वो अल कुरान आपने लिख कर नहीं आना। अगर हाँ बहुत ज्यादा कोई इस तरह से मेमोरी का इशू आ गया है कि वो भूल रही है पेपर में, तो बजाय गलत रेफरेंस देने के तो आप लिख लें। लेकिन अगर मैं आपको ये सजेस्ट करूं कि ये हिट भी इसलिए भी हो रहा है कि आप लोग इनकम्प्लीट रेफरेंसेस भी दे के आते हैं, तो इनकम्प्लीट रेफरेंसेस नहीं देने। अगर कोई कैंडिडेट अरेबिक लिख रहा है, सिर्फ अरेबिक, तो उसको ट्रांसलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसने इसके साथ क्या लिखना, क्या है इसमें सोर्स मेंशन करना है। लेकिन अगर कोई ट्रांसलेशन लिख रहा है तो वो मतलब अरेबिक नहीं लिख रहा, तो ट्रांसलेशन मस्ट लिखनी है और उसका फिर सोर्स, ठीक है। कल हमारी वर्कशॉप भी हुई है एक्सटेंसिव, वो उनके लिए थी जिनका बिगिनर लेवल नहीं था। जाहिर सी बात है उनको सिलेबस ब्रेकडाउन या इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। तो हमने ये कल 2.5 आवर्स की एक्सटेंसिव वर्कशॉप मैंने करवाई है इस पे। तो वहाँ पे एक कैंडिडेट ने क्वेश्चन ये किया कि उनको क्या पता कि ये जो अरेबिक है इसका क्या मतलब है। सो वो स्कॉलर्स होते हैं, उनका पूरा नॉलेज होता है, उनको सारी ये आयात वगैरह याद होती हैं। वो जाहिर सी बात है आप उनके नॉलेज को तो चैलेंज नहीं कर सकते। तो आप अरेबिक लिखेंगे आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। लेकिन अगर मेमोरी का इसमें इशू है तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप सेफ साइड पे नहीं है। आप ट्रांसलेशन लिखें, उसका कंप्लीट सोर्स मेंशन करें, ठीक है। फिर मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहूंगी, जो कि मैंने अपने उससे मतलब अपने एक्सपीरियंस से मैं एक बात करूंगी आपके साथ। वो ये कि सीएसएस कि अब तो आपके पास रेफरेंस पेपर 2025 और 6 है, ठीक है। आप कहें कि और क्या मुश्किल चीजें आ सकती हैं इन डायमेंशंस में, मुश्किल पेपर किस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं। कि अगर हम सीरह नबवी से कोई क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो हम इसको मुश्किल लेवल पे किस तरह से तैयार करें। हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं है, आप चैट जीपीटी से निकलवा लें क्वेश्चंस, तो वो आपको बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना के दे देगा, ठीक है, जिसकी जरूरत उस तरह से नहीं हो। तो मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि आप पीएमएस के जितने भी साल के आपके इस्लामियात के पेपर्स हैं, पीएमएस पंजाब, तो वो आप सारे आपके पास होने चाहिए। अगर आप सीरा का चैप्टर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे दौरे नबी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन शो भी करवाती हूँ, तो आप वहां से उसके डायमेंशन में भी उसको कवर करें। मतलब आपने कवर कर लिया तो आप देखें कि आपने जो अपने नोट्स बनाए हैं या उसको कवर किया है वो इस डायमेंशन को कवर कर रहे हैं, या किसी भी डायमेंशन से क्वेश्चन आ जाए तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग उस पे है कि नहीं। Discuss the purpose of advent of prophets and importance of prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and also write a brief note on its universality। तो जो आलमगीरियत का कंसेप्ट है, तो आपके नोट्स में ये चीज मिसिंग तो नहीं है, तो ये चीज आप इसमें इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन तो आसान है, बाकी यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 5। इस्लाम की हकीकी तालीमात को मद्देनजर रखते हुए किसी भी इस्लामी मुल्क की खारजा पॉलिसी की नुमाया खदुखाल क्या होनी चाहिए। तो कीपिंग इन व्यू द ट्रू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, डिस्कस इन डिटेल एज टू व्हाट शुड बी द सेलिएंट फीचर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ एन इस्लामिक कंट्री।
तो जितना हमने, अब आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आपने पीएमएस नहीं दिया कभी, तो पीएमएस और सीएसएस का सिलेबस एग्जैक्ट सेम है, सिवाय चैप्टर फोर्थ के जिसमें वो एहसान और तज़किया नफ्स आ जाता है। वहां पे सिर्फ वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर वाला पार्ट है। बाकी एग्जैक्ट सेम सिलेबस है। तो क्या आपको कहीं पे भी सिलेबस में फॉरेन पॉलिसी नजर आई? नहीं नजर आई। तो ये, जब आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीजें तैयार कर लेते हैं ना, हर जगह से क्या क्या चीजें बन सकती हैं, तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग उस सब्जेक्ट पे अच्छी हो जाती है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने पीएमएस का जो वैसे भी इस्लामियत के पेपर हैं वो ज्यादा एनालिटिकल रहे हैं शुरू से। ठीक है। इसलिए आपको जब ये वाली चीजें, आपकी तैयारी इस ओरिएंटेशन में है, तब भी आपकी इस्लामियत सेफ है। और मैंने तो हमेशा सीएसएस इस्लामियात को प्रिपेयर करने के लिए पीएमएस के इस्लामियात पे आउटलाइंस बना बना के देखी थी। ठीक है। इसलिए ना मुझे इस्लामियात से कभी भी डर नहीं लगा था। 2025 में मेरा जब पेपर हुआ था, हम निकले सेंटर से, और सब स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कह रहे थे कि पेपर बहुत मुश्किल था, सारा एक ही तरह का पेपर। मैंने कहा कि ये सब चीज़ें हम पीएमएस इस्लामियात में कवर कर चुके हैं किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है। तो ये मेरे लिए इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं था वो पेपर। अब यहाँ पे अब ये चैप्टर फिफ्थ है, सजेस्ट द कॉजेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम एंड मेजर्स टू बी टेकन टू एड्रेस देम। सो जो मुसलमान हैं उनमें इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन या उसकी क्या जो है वो कॉजेज बन सकते हैं। इसमें आप इज्तिहाद और ये वाली चीज भी मेंशन करेंगे। तो एक और पार्ट में कि आपकी चैप्टर सेवन्थ और सिक्स में एक क्वेश्चन है इस्लामिक लॉ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम क्या कवर करते हैं, इजमा, इज्तिहाद और कयास। ठीक है। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ये ऑन एंड ऑफ ये लोग पूछते रहते हैं। अच्छा, फिर एक और जो चीज़ है वो है आपके किस तरह से आप इसमें अच्छा स्कोर और किस वे में कर सकते हैं। तो वो है आपके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिए मैं आपको यही बताऊंगी कि आपने पास 20 to 25 ईयर्स के सीएसएस के एमसीक्यूज, पीएमएस के एमसीक्यूज, इस्लामियात के, लिमिटेड टाइम है ना, तो आप क्या कहीं वेबसाइट से सर्च करेंगे, ये चीजें ढूंढेंगे, वो नहीं करें। आप एफपीएससी ने पूछे हैं, जो जो पीएमएस ने पूछे हैं पंजाब में, और आपके जो इस्लामिक हिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, तो वो आपको 2 to 3 ईयर्स के मिल जाएंगे। अगर बाकी मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन जो एफपीएससी ने अपलोड किए हैं, 2024 के भी किए हैं, फाइव के भी किए हैं, सिक्स के भी अपलोड हो जाएंगे। अगर अभी तक नहीं हुए तो ये जुलाई अगस्त तक अपलोड कर देते हैं एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है। तो ये आपने एमसीक्यूज करने हैं इन सारे ईयर्स के। ठीक है। फिर आपने जो हिस्ट्री डिटेल में की होगी, आपके एमसीक्यूज में मार्क्स सिक्योर होंगे, एमपीटी के लिए भी आप तैयार करेंगे। तो इनसे अपने नोट्स बनाए एमसीक्यूज के। मेरे अपने नोट्स भी हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस्लामियात के। और बुक्स के नेम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, बुक्स के नेम्स को। ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं, फिर कुछ मसाइल होते हैं, जैसे इकोनॉमिक सिस्टम है, उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज ये लोग पूछते होते हैं। तो इनके ना ये पेट एमसीक्यूज हैं जो आपको आने ही आने चाहिए, बुक्स के नेम्स। देन जो डिवोर्स का जो सिस्टम है ना इस्लाम का, डिवोर्स के लिए कि जो तलाक दे रहा होता है उसको क्या कहेंगे, या जो तलाक एहसन क्या होती है, रुजू क्या होता है, ये वाली चीजें ये लोग एमपीटी में भी बहुत पूछते हैं, पीएमएस में भी और सीएसएस में भी। तो थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके कोर्स में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एमसीक्यूज यहाँ से इन डोमेन से ज्यादा आते हैं, तो वो आपने करनी है। फिर गजवात की जो डेट्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर उम्महातुल मोमिनीन जो हैं उनकी जो लाइफ है वो वहां से इनके फेवरेट टॉपिक्स से एमसीक्यूज बनते हैं। इस तरह की चीजें बाकी तो हैं ही, आप कोर्स में भी पढ़ रहे होंगे। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको, कहाँ का गवर्नर, किसको खत भेजा, किस उसको, ये वाले भी इनकी कुछ अच्छी फेवरेट हैं। ठीक है। तो इस तरह की हैं। फिर जो फराइज हैं वो उनका हुक्म जो है वो किन किन आयतों, सॉरी सूरत में है, और किन किन हिजरी में वो फर्ज हुए वो चीजें, तो ये कुछ होती हैं। फिर आप ऑब्वियसली देखेंगे कि जितने भी आप पास पेपर्स के करते जाएंगे, तो ये एमसीक्यूज के डायमेंशंस भी नजर आ जाएंगे। तो ये था एक ब्रीफ सा, आप कह लें ब्रीफ एंड येट कम्प्रिहेंसिव, मेरा एनालिसिस इस्लामियात को लेके। अब आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप वन बाय वन पूछ लें।
ओके, आप पूछ सकते हैं जी। नूर फातिमा, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने आपसे आपके बैच का पूछना है, आपका बैच कब से स्टार्ट होगा? कमिंग थर्सडे को हमारी फर्स्ट क्लास है। और मैम आपने अपने बैच के बारे में नहीं बताया कि मतलब कितने क्लासेस होंगी और कितने मॉक्स होंगे, आप काइंडली ब्रीफली बता सकते हैं? हाँ जी, ये एक सेकंड में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है। इसमें हमारे पास 2 ग्रैंड मॉक्स है, तो एंड पे होंगे 4 वीकली मॉक्स हैं। तब मैं आप लोगों को जो वीक में पढ़ाऊंगी तो उसका वीकेंड पे टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसमें एमसीक्यूज के साथ है। एमसीक्यूज के मैं आपको ये जो आपके साथ शेयर किया है 20-20 ईयर्स के, मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है। और इसमें आपको मेरे कोर्स में किसी बुक को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जो कोर्स है वो उर्दू और इंग्लिश दोनों में है। तो कंप्रीहेंसिव कंप्लीट स्लाइड्स हैं। किसी भी सोर्स से कंसल्ट करने अवेलेबल हैं आप लोगों की 2027 की अटेम्प्ट तक, अगर कोई लाइव क्लास नहीं ले। ठीक है। यहाँ पे जो टाइमिंग्स है ना वो थोड़ी सी चेंज है, इसको थोड़ा रिवाइज करना है मैंने। ये थर्सडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस होंगी 3 दिन। 8 थर्सडे टू सैटरडे। ठीक है। और इसमें जो आपके लेक्चर, ये 1.5 मंथ्स का आपका होगा कोर्स। 1.5 मंथ्स हो जाते हैं इसमें। मतलब अगर हम 2-2 आवर्स में करें इसको, जितना मेरा अभी का वो रहा, तो इसमें आप कह लें कि 1 मंथ से कुछ दिन ऊपर लगते हैं। तो कंप्लीट जो ग्रैंड मॉक्स के साथ आपके होंगे वो 1.5 मंथ्स का है। ठीक है। तो अगस्त के एंड तक ये कवर हो जाएगा सिलेबस सारा। जी वजीहा, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर ऑप्ट करें तो वो इस इस्लामियत को ओवरलैप करेगा? हमें अगर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हाँ आपने जैसे जी, बताया है, बिल्कुल हिस्ट्री पे ओवरलैप ज्यादा करेगा। फोकस रखें, बिल्कुल तो मैम वो कर सकते हैं हम इसके साथ? करना चाहिए। ओके मैम। हाँ, ये अभी थैंक यू आप मैम। लोगों में से किसी ने पूछा हुआ है अटेम्प्टेड क्वेश्चन। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी वो कह दूं कि अगर कोई फियर है ना कि उर्दू में ही ऑप्ट करनी है और इंग्लिश में नहीं कर सकते, तो कंप्लीटली ओके। मेरा उर्दू में था हमेशा इस्लामिया। ठीक है। आपको बस ये होना चाहिए कि आपका रिटन एक्सप्रेशन अच्छा हो उर्दू में, बेहतर कोई बच्चों वाली उर्दू ना लिख रहे हो। दूसरा, आपकी स्पीड अच्छी हो उर्दू में। ठीक है। राइटिंग नीट हो। ये चीज़ें अगर आप अपनी उर्दू में देखते हैं तो आप उर्दू में जाएं। वरना मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप स्पीड का इशू है उर्दू में, आपको पता है टाइम ज़्यादा लगता है लिखने में थोड़ा, तो अगर आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हैं उर्दू लिखने में, सो आप उर्दू में ना ऑप्ट करें। उसमें ये होता है कि आप बाकी के 11 सब्जेक्ट इंग्लिश में लिख रहे होते हैं। सो ये मुश्किल हो जाती है। जहां तक क्रैम करने की बात है, आयत वगैरह का तर्जुमा, वो कोई मुश्किल नहीं होती इंग्लिश में, आसान ही है बहुत। ठीक है। ये भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, उर्दू में भी दिखा देती हूँ। ये उर्दू में अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ इन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ। ठीक है। और ये इंग्लिश में। मैम एक क्वेश्चन में एटलीस्ट कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए? ये आपके उस पर डिपेंड करता है। अगर पार्ट्स पूछे मैं, जैसे इन्होंने पूछा है, अब ये पूछा है कि डिस्कस हाउ द स्टेटस ऑफ वुमेन इन मुस्लिम प्रॉफिट्स एरा सर्व एज अ मॉडल फॉर जेंडर जस्टिस, हाउ फार पाकिस्तान हैज बीन सक्सेसफुल। तो आप देखेंगे इसको 2 पार्ट्स में इसको ब्रेक करना है आपने। तो 5 to 6 हेडिंग्स इसमें हो जाएंगी और 4 to 5 इसमें हो जाएंगी। तो आपकी 10 हेडिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन में। मैम अपनी वर्कशॉप के बारे में भी थोड़ा बता दें कि उसमें आप क्या करवाती हैं। तो वर्कशॉप होती है हमारी एंड ऑफ द सेशन, क्योंकि अभी हमारा रिसेंट बैच कंप्लीट हुआ है। तो उन कैंडिडेट्स के साथ ही जो टेस्ट सेशन में एनरोल्ड हैं स्टूडेंट्स, उनके साथ ही। और ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी। इसमें हमने ये करवाया था कि तमाम जो आपने आउटलाइन किस तरह से बनानी है, एक क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी।
और जो स्टूडेंट्स जो अटेम्प्ट कर रहे हैं टेस्ट, या उनमें क्या क्या मसाइल हमें देखने को मिले, तो वो सब चीज़ें। तो ये मेरा एक अटेम्प्टेड क्वेश्चन, ये हमने कल ही डिस्कस किया था कि यहाँ पे देखें, खुलफाए राशिदीन के अदालती और इंतजामी ढांचे की वजाहत और मौजूदा दौर में पाकिस्तान में इसकी अफादियत। ठीक है, ये पीएमएस का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। ये सीएसएस में आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अब जैसे सीएसएस आ रहा है तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपने पहले पूरा तारुफ लिख लिया, ठीक है, फिर उसको फ्लो चार्ट ऐड कर दिया उसमें। इसमें खुलफाए राशिदीन का अदालती ढांचा, अब अदालती और उसने पूछा है इंतजामी, तो अदालती में सारे खुलफाए राशिदीन से पूछा है, तो किसी एक खलीफा तक आपने महदूद नहीं रहना। हजरत उमर के दौर की मैंने जैसे एग्जांपल्स दी, ठीक है। फिर हजरत उस्मान गनी का महकमा एहतसाब क्या था, हजरत अली के दौर में किस तरह सा ये सारा वाकया। फिर जो इनका इंतजामी ढांचा था, तो मजलिस शूरा, आमिलीन, फौजी जो कैंटोनमेंट्स होती है, मालियाती निज़ाम, रफ़ाए आमा जो पब्लिक वेलफेयर के लिए चीज़ें, और फिर इस तरह से कि किस किन किन खलीफा ने, किन किन खुलफा ने इनमें काम किया, और फिर जो आपकी मौजूदा दौर में जो भी रेलिवेंस पाकिस्तान की बनती है, ठीक है जी। और किसी मॉक सभी से नहीं ले रही, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जो सेशन में एनरोल्ड होंगे, जिस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो उसका मॉक हो जाएगा, ठीक है। हमदा, आप तो एनरोल्ड है ना? आई थिंक आप एनरोल्ड हैं इसमें, इस्लामियात में, या आप मैम एनवायरमेंटल साइंस। हाँ, मैम इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल होगी? इस ये जो आज हुआ है, हाँ जी, इसकी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है ओके मैम, थैंक यू सो मच। जी। इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस से भी ये ओवरलैप होगा, उसका भी इजी, इस्लामिक लॉ वाला जो है ना आपका पेपर, उससे है इसकी रेलिवेंस। आप सिलेबस आउटलाइन देखें। सो यहाँ पे हमारी टीबीआई के अंडर मिस एमन गिलानी करवा रही हैं इस्लाम, वो भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, इस्लामिक लॉ करवा रही हैं और इस्लामिक हिस्ट्री भी करवा रही हैं, ठीक है। सो मेरी उनसे भी डिस्कशन हुई है, वो यही कह रही हैं कि ये थ्री सब्जेक्ट्स का बहुत अच्छा कॉम्बो बनता है, फिर मतलब कॉम्बो तो नहीं बनेगा, लेकिन इन तीन का बहुत अच्छा ये वो बन जाता है सेट, ठीक है। इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के निस्बत अब्दुल्ला आपको इस्लामिक हिस्ट्री करना चाहिए, फिर वो लॉ में चला जाता है ना थोड़ा सा, मतलब आपके लिए थोड़ा सा वो ज्यादा आपको डिटेल में देखना होगा। वेबसाइट पे प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग क्यों अवेलेबल होगी? ये लाइव आपका कोर्स होगा नया, ठीक है रमीज, आपका जो क्वेश्चन है। मैम जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सेल्फ स्टडी कर रही हैं CSS 2027 के लिए, तो जी आप जी उन्हें भी गाइड कर दें कि वो कौन सी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें, क्योंकि अभी टाइम, जैसे आपने भी कहा कि टाइम कम रह गया, तो हम सेल्फ स्टडी के थ्रू कैसे इस्लामियत के सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। ये जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो जैसे कहते हैं कि स्मार्ट स्टडी करते हैं, जो डायमेंशंस हम्म, होती हैं वही प्रिपेयर कर लेते हैं। जी, वो मैंने आपको साथ साथ बताई तो हैं चीजें, और मैंने हर पॉइंट में बताया कि अगर आप खुद भी तैयार कर रहे हैं इस्लामियात को, तो आप ये बुक्स ले लें हाफिज करीमदाद चुगताई की, ठीक है, और आप सिलेबस निकालें। उसके बस हर टॉपिक में आपने क्रिटिकल एनालिसिस इनकॉर्पोरेट करते जाना है, ठीक है। जी। पास पेपर्स, हाँ, पास पेपर एनालिसिस भी मैंने आपको बताया, 2000 सॉरी, पीएमएस का भी करें, सीएसएस का भी करें। और जो भी आप टॉपिक तैयार कर रहे हैं, आप सीरह नबवी तैयार कर रहे हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किन 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 डायमेंशन में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप एक पेज पे वो सारे क्वेश्चंस लिख लें। अब आप जो इस्लामिया तैयार कर रहे हैं, अपना अपने नोट्स बना रहे हैं, तो आप ये देखें कि वो सारी डायमेंशंस वहां पे कवर हो रही हैं, ठीक है। इस एंड तरह मैम अगर हम जस्ट इवैल्यूएशंस के लिए आपके बैच को ज्वाइन करना हो तो वो भी कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए अलग से हमारे पास टेस्ट सीरीज है। वो टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होंगी? वो अभी तो एक स्टार्ट हुई है 11 जुलाई से, लेकिन आप वो कस्टमाइज्ड भी हम उसमें दे देते हैं प्लान, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ जी।
कल वाले सेशन की रिकॉर्डिंग भी आज के साथ ही अपलोड करवा दी जाएगी, ठीक है? कल जो वर्कशॉप हुई है हमारी। हाँ जी, ये सीएसएस पेपर में 2 को गलत यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑब्वियसली जब आपके पास नॉलेज होगा, हमदान आपका जो कमेंट है, ऑब्वियसली नॉलेज होगा तभी आप उसको टू द पॉइंट और ऑर्गेनाइज लिखेंगे ना। तो ये तो आपने हर सब्जेक्ट के साथ एक मतलब वन लाइनर है हर सब्जेक्ट की प्रेपरेशन में और उसकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में। तो बहुत जेनेरिक पॉइंट है आपका। बोथ उर्दू और दोनों इंग्लिश में है। हम जो स्लाइड्स हैं वो इंग्लिश के स्लाइड से पढ़ते हैं ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ी सी वो ना हो। बाकी उर्दू में आपके लिए समझना आसान हो जाता है, कंटेंट दोनों में है, ठीक है? पढ़ाती मैं उर्दू में हूँ लेकिन स्लाइड्स हमने इंग्लिश की ओपन की होती हैं। ठीक है हसन, मैंने शेयर कर दिया सैम्पल पेपर। हो, होली वर्सेस इन अरेबिक, तो अरेबिक के लिए मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है अरेबिक में लिखना। अगर आपका अच्छी है मेमोरी और आप टाइम दे सकते हैं अरेबिक के लिए तो वेल एंड गुड, बट अदरवाइज ट्रांसलेशन कंप्लीट सोर्स के साथ आपने ट्रांसलेशन लिखनी। एमपीटी इस्लामिक स्टडी की टिप्स यही हैं कि तमाम पास पेपर्स के एमसीक्यूज तैयार करें और इस्लामियात को तैयार कर लें अगस्त में। ये इस्लामियात को जब आपने तैयार कर लिया होगा तो हिस्ट्री से भी कोई दरमियान से भी कोई एमसीक्यू आ गया, आप किसी भी एमसीक्यू को प्रिपेयर करते हैं किसी भी वन पेपर के लिए, अगर आपने उसको एमसीक्यू फॉर्म में ही तैयार किया होगा ना वो आपको भूल जाएंगे। लेकिन आपने उसको स्टोरी फॉर्म में उस वाक्य को पढ़ा होगा तो वो कहीं से भी कोई भी एमसीक्यू निकाल दे आपको वो रिटेन रहेगा वो एमसीक्यू, उसको क्रैम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं आपसे पूछूं अगर, तो आप मुझे बताएं कि जो रईसुल मुनाफिक है उसका नाम बताएं, आप लोगों को पता ही होगा। अब अब्दुल्ला बिन, हाँ अभी उबे, ठीक है। और वो कौन था जिसने हजरत उस्मान के दौर में मुनाफकत की थी और उसकी जो साजिशें थी उसके नतीजे में हजरत उस्मान की शहादत हुई, उसका नाम बताएं। सैंपल आंसर मैंने शो करवाए तो हैं आप लोगों को। अब्दुल्ला बिन सबा, हाँ। तो ये, अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे अगर किसी को ये दोनों नाम कंफ्यूज कर रहे हैं। तो आपको पता है अब्दुल्ला बिन उबे ने तो गजवा ओहद में क्या किया था, वो 300 अपने मुसलमानों को लेके साथ अपने, उसने रास्ता बदल लिया था और उज़र पेश किया था वो, ठीक है, भाग गया था वहां से। फिर अब्दुल्ला बिन सबा, अगर आपने उसको हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों के लिए ये चीजें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगी। मैं आपको और भी इसमें सैंपल आंसर्स शो करवा देती हूँ, ये जिस तरह से मैंने एक करवाया हुआ है आपको, ठीक है? कि इस्लाम गैर मुस्लिमों के लिए दूसरे मजहब से बेहतर हकूक की जमानत देता है, तारीखी शवाहद की रोशनी में वजाहत करें। तो तारुफ हो गया, ये पीएमएस के लिए मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, ये पीएमएस का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो इस्लामी मुआशरे में गैर मुस्लिमों के हकूक, माली और मुआशी आज़ादी, हक की ज़िंदगी है, लाइफ टू राइट सॉरी राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू सोशल लाइफ, ये सारी इसमें राइट्स लिख दी हैं। तो इस्लाम किस तरह से देता है गैर मुस्लिमों का हक की ज़िंदगी है, तो यहाँ पे लिख दिया इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों को ज़िंदगी और शख्सी तहफ़्फ़ुज़ का पूरा हक दिया गया है। इस्लामी रियासत में जिम्मी, जो गैर मुस्लिम का खून मुस्लिम खून के बराबर करार दिया। फिर यहाँ पे सूरह अल माइदा का रेफरेंस यहाँ पे कोट किया गया, फिर हदीस का जो रेफरेंस है वो यहाँ पे कोट किया गया है, ठीक है? काइंडली आप म्यूट कर लें जहाँ पे आप लोगों के बैकग्राउंड में नॉइज है तो, ठीक है? नोट्स मेकिंग ये मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग लॉन्ग लॉन्ग नोट्स आप लोगों ने नहीं बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं इस्लामियात के।
अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो आपके पास बुक है वो रेफरेंस बुक होगी। अब ये एलर्जी करेगी ना। मैम आपके ना ये मैं बात करना चाह रही हूँ। जी जी। ये आपने जो भी दिया ना ओरिएंटेशन, ये बहुत अच्छी थी ओवरऑल। मैं एक साल से मतलब तैयारी कर रही हूँ और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाती हैं टीचर्स, लेकिन समझ नहीं आती थी। तो आपकी जो है वो सब मुझे समझ भी आई है और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली सिराज की बुक भी ऑर्डर की है और इनकी हाफिज करीम दाद की भी। नाउ आई एम गेसिंग कि मुझे वो नहीं बाय करनी चाहिए। मैं आपका सेशन ले क्या लेती करना हूँ था? और आपके नोट्स काम आ जाएंगे मुझे, अगर वो एक्सटेंसिव बने हुए हैं तो। जो उससे कहाँ बड़ी? नहीं, मैं ये ना काइंडली इस आप शॉपर में रखी थी कहीं, चालीस ये रुपए। अनम्यूट वहाँ आवाज किया। आ रही है मेरी? जी हेलो मुझे आवाज आ रही है आपकी। ये बैकग्राउंड में किसके यहाँ पे शोर आ रहे हैं? ये देख मैम, कल ये बस ले मुझे सुन। मुझे एक और चीज पूछनी थी, इसलिए मैंने माइक ऑन किया था कि आपने पहले भी कहा था कि इस्लामिक जो हिस्ट्री है ना वो सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकती हैं। तो उसका मैंने सिलेबस चेक किया था, वो बहुत ज्यादा लेंथी है। क्या उसकी अगर सिलेक्टिव स्टडी की जाए या वो चीजें जो ओवरलैप करती हैं इस्लामियत के साथ, तो उसके साथ उसका मैं वो सब्जेक्ट पास कर सकती हूँ, हिस्ट्री वाला? आप कर सकती हैं। जो मैंने एनालिसिस किया है मुझे तो आसान लगा है वो सब्जेक्ट। मैम, वो मतलब सारी मुझे हिस्ट्री है वो बहुत पीछे चले जाती है, उसका पढ़ने का जी, टाइम नहीं है। क्योंकि अगर मेरा एक हाँ सब्जेक्ट चूज करने का ना बड़ा मसला हो रहा है। मुझे समझ नहीं आता मैं हिस्ट्री में से चूज करूँ या फिर वो लैंग्वेजेस में से, ये दो ही सेक्शन बचते हैं। तो अगर आपका सेशन मुझे समझ आता है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत लेंथी है, अगर आपको ठीक है। लगता है कि आप इस तरह अपने एनालिसिस के थ्रू मुझे सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी करा के सिलेबस कवर करा सकती हैं, मेरे 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं, 4 क्वेश्चंस, तो नहीं फिर मैं ये चूज ऑब्वियसली कर लूँ। मेरा जो सेशन है वो इंडिविजुअल सेशन है। मैं अपने सेशन में ये कंपल्जन तो नहीं करी कि आप लोगों ने हिस्ट्री को ऑप्ट करना है, ऐसे नहीं है। वो तो जस्ट मैंने एक आप लोगों को एक सजेशन शेयर की कि अगर किसी का एक सब्जेक्ट रहता है और इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, तो बजाय आप यूरोपियन हिस्ट्री या यूएस हिस्ट्री या ब्रिटिश हिस्ट्री ऑप्ट करें, आप इस्लामिक हिस्ट्री करें। ठीक है। क्योंकि स्कोरिंग है। और दूसरा, लैंग्वेजेस के मुकाबले में तो पंजाबी वहाँ पे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो और इजी भी है, शॉर्ट सिलेबस है। तो मैम, वो उर्दू में लिखी जाती है और मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। पंजाबी में मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे पिछली अटेम्प्ट में, तो मैं वो नहीं ऑप्ट करना चाह रही। उसका आई अल्टरनेटिव मेंट टू मुझे से, चाहिए। आपने लैंग्वेजेस वाला सेक्शन बताया ना, तो मेरा मतलब था कि आपने वहां से लैंग्वेज को ऑप्ट करना है, तो वो आप कर सकती हैं। ठीक है। मैम, बस मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हिस्ट्री का अगर सिलेक्टिव पोर्शन करती हूँ जो ओवरलैप कर रहा होता है इस्लामियत से, तो क्या ये सब्जेक्ट अच्छे मार्क्स दे के पास करा देगा? नहीं फिर तो नहीं कराएगा, जाहिर सी बात है। आपने हिस्ट्री जो है वो इन डेप्थ उसको तैयार करना होता है, चाहे क्या वो आपके यूरोपियन। नोट्स देखिए, अवेलेबल हैं उसके? मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रही, मैं इस्लामिक इस्लामिक स्टडीज पढ़ा रही हूँ। ओके। ओके। ठीक है। इस्लामिक हिस्ट्री हमारे पास मिस एमन गिलानी करवा रही हैं। वो ओके मैम। उनके मास्टर्स है इस्लामिक हिस्ट्री में। हाँ वो अच्छा करवा रही हैं और अच्छा फीडबैक है उनके सेशन का। अगर आपका इंटरेस्ट है ना हिस्ट्री में, आप हिस्ट्री को चूज करना चाह रहे हैं, तो आप इस्लामिक हिस्ट्री करें, जो कि आपको इस्लामियात में भी हेल्प आउट करेगा। ये मेरा कहने का मकसद था। बट अगर ठीक आपके है पास और कोई ऑप्शन है और आप वहां पे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो अगेन आपका जो एक सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट होता है वो आपको स्कोर दिलवाते हैं। सिर्फ ये चीज जरूर काफी नहीं होती कि ये स्कोरिंग या सब्जेक्ट है। ठीक है। मैम, हिस्ट्री यूजुअली फेल करवा देती है। मैंने पिछली डीएमसी से एनालिसिस से अंदाजा लगाया है, तो इसलिए इस पे से डर लगता है। अदरवाइज इंटरेस्ट की बात नहीं है, आपने पढ़ना होता है वो। यूएस हिस्ट्री फेल करवाती है, बाकी किसी हिस्ट्री का हमने डीएमसी जो देखी है, सारा कुछ एनालिसिस किया है, मैं यूएस हिस्ट्री ने आपको फेल करवाया हुआ है। मेरा खुद का यूरोपियन हिस्ट्री था, मेरा उसमें 70 स्कोर रहा है दोनों अटेम्प्ट्स में। ठीक है। सो ब्रिटिश ओके हिस्ट्री मैम, थैंक यू सो में मच मीडियम जी। स्कोरिंग है। जैसे मैंने इस्लामिक हिस्ट्री का बताया कि 94 मेरी मेरे साथ एक क्वालिफायर ही थी उस टाइम पे। जब हमारा रिजल्ट आया तो उनके 94 स्कोर थे इस्लामिक हिस्ट्री में। बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है एलोकेशन आपकी, सिंगल सिंगल एक एक उस पे मार्क्स पे। ठीक है। तो आपने ऑप्शंस वही चूज करने हैं जो हाई स्कोरिंग भी हो। लेकिन जैसे लिमिटेड टाइम है और आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर सकते एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ, तो ऑब्वियसली वो आपको ऑप्ट नहीं करना चाहिए फिर। ठीक है। ओके मैम, मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। नोट्स मेकिंग का मैं बता रही थी। हाँ, नोट्स मेकिंग का यही है कि आप लोगों ने जो भी बुक्स या
जो भी सेशन लेना है, जैसे अब मेरा सेशन भी है, आप ले रहे हैं, तो आपने अपने शॉर्ट नोट्स तो बनाने हैं, ठीक है। अगेन ये भी आप लोगों पे वो होता है, लेकिन वन पेजर तो फिर भी हर कैंडिडेट बनाता है ना। आपने वो पूरा टॉपिक तैयार किया, जैसे इम्पैक्ट्स हैं या एक्सट्रीमिज्म एक टॉपिक है, तो आप एक्सट्रीमिज्म लिखें, उसकी क्या डेफिनेशन वो बनती है, एंड देन कॉजेज क्या हैं एक्सट्रीमिज्म के, एक हेडिंग होगी और साथ उसका रेफरेंस होगा। वो कोई स्कॉलरली रेफरेंस भी हो सकता है, वो हिस्टोरिकल रेफरेंस, जो जो आपने आयत वगैरह याद की, शॉर्ट जितने कंसाइज और शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं ना। याद आपने जो टाइम सर्व करना है ना इस्लामियात को याद करने में करना है, जो कि आपको थोड़ा सा टाइम टफ टाइम देगी बाकी सब्जेक्ट से। यहाँ पे हमने आयात को एज इट इज याद करना होता है। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो चलें फिर भी बचत हो जाती है, लेकिन जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इबादत वाला, वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ रेफरेंसेस हैं। और इसमें हमारे पास एक स्ट्रेटेजी ये है सबसे बेस्ट, कि आप यूनिवर्सल रेफरेंसेस होते हैं, कि अगर कोई खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहा है तो यूनिवर्सल रेफरेंसेस आप करें। यूनिवर्सल रेफरेंसेस वो आपके फिर जिस तरह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें कोट करें आप, कि उन्होंने बतौर अमन क्या वो किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो आयत नाजिल हुई, तो इस्लाम का जो समाजी इंसाफ है एक टॉपिक, जैसे मैंने आपको दिखाया, वहां पे कोट हो जाएगी। इस्लाम का जो जस्टिस सिस्टम है वहां कोट हो जाएगी। जो खुलफाए राशिदीन का जस्टिस आपने लिखना है, वहां से कोई रेफरेंस है वो मल्टीपल जगह कोट हो जाएगा। इस तरह से चीजें स्मार्टली उनको लेके चलना है, ठीक है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या थी? सारे सब्जेक्ट्स ही पूछ रहे हैं आप असल। यस, अब बेसिक गाइडलाइन सारे सब्जेक्ट्स की अगर मैं आपको बताऊं, तो वो ये है कि आप लोग आज के, जैसे आज किसी ने तैयारी स्टार्ट की है ना, तो आप ये देखें कि आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, और उनको डिवाइड कर दें आप लोग अपने नवंबर के मंथ तक, ठीक है। कि इस ये इतनी तो आपने डिस्कशन कहीं की होगी, या जो भी आप जिससे भी गाइडेंस ले रहे हैं, कि ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, इसको मैं कितने दिन, क्रिमिनोलॉजी है उसका शॉर्ट सिलेबस है जैसे, उसमें आप 1 वीक में भी प्रेपरेशन कर सकते हैं, 10 डेज में, 10 डेज आर मोर देन इनफ, ठीक है। 10 डेज आप उसको डेडिकेट करें। आप जीएसए का जो आपने तैयार करना है 10 डेज में वो आपका हो जाना चाहिए। और हाँ, मैथ्स को आप अलग से करते जाएं प्रिपेयर, एमपीटी के लिए डेली 1 आवर आप मैथ्स को दे लें एमपीटी तक। वो काम आपके एमपीटी में भी आएगा, 50 to 60% मार्क्स जो है वो एमपीटी के मैथ्स के होते हैं। और आप एक, सॉरी, 50 to 60 मार्क्स जो होते हैं, ठीक है। और अगेन वो आपके जीएसए में जो कि एक फेलियर रेशो में बहुत हाई देखने को मिलती है, वो एग्रीगेट की वजह से बचत हो जाती है सारे कैंडिडेट्स की, लेकिन 30s में मार्क्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वहां पे अगर आपका साइंस पोर्शन आपको टफ टाइम दे भी रहा है, वहां पे आपको स्कोर नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं होता। ये भी है कि आपका मैथ्स अच्छा नहीं होता इतना, ठीक है। हाँ, मैंने तो किसी भी सब्जेक्ट को 10 या 15 दिन से ज्यादा नहीं दिया था। अगर आप ये कहें ना, तो पॉलिटिकल साइंस हाँ एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो 200 मार्क्स का है, उसका सिलेबस भी एक्सटेंसिव है। उसकी आपने कभी डिग्री में पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी, तो आपने फिलोसफर को कंप्लीट या इंटायरली तैयार करना है। उसकी फिलोसफी को आपने कोशिश करनी है कि जहां जहां अप्लाई हो सकती है, जैसे मैकियावेली है उसका वो पूछ लेते हैं कंटेम्प्रेरी, क्या एनालिसिस उसका करें, क्या कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में मैकियावेली को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको करंट डायनामिक्स में भी पूछ लेगा। ये जो कार्ल मार्क्स है उसका वो एनालिसिस पूछ लेगा। तो ये आपको वाकई डिटेल में आप जो एरिस्टोटल है, प्लेटो है, इस तरह की, तो आपने स्क्रैच से स्टार्ट किए थे। हाँ, एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसने थोड़ा सा मुझे टाइम दिया था, कि 20 डेज मुझे लगे थे पेपर ए तैयार करने में, और इसी तरह से पेपर बी में। लेकिन जो बाकी हैं, पंजाबी है वो भी 10 डेज में की थी, क्रिमिनोलॉजी भी, और एक और सब्जेक्ट था इन्वायरमेंटल साइंस। तो ये मैं तीनों सब्जेक्ट्स तैयार कर लिए थे। इसी तरह मैंने इसमें की थी, मैं
मेरा ये था कि जो लंबा चैप्टर है उसको 2 दिन दे दूं, और जो एक छोटा चैप्टर, जैसे चैप्टर 3 और 4 छोटे छोटे हैं, तो उनको एक एक दिन, वो एक दिन पूरा उसको दिया, और रात को जो है वो एससी और प्रेसी का काम कर लिया। वो तो आपका एट द एंड ऑफ द ईयर चलेगा ना प्रेपरेशन के साथ। तो इस तरह से करें, सब्जेक्ट्स अपना रखें, मेजर पोर्शन उसको दें, साथ दूसरा जो 1-2 घंटे आपके एसए के लिए डेडिकेटेड होने चाहिए, 1 to 2 आवर्स आपके न्यूज़पेपर और प्रेसी की चीज़ों के लिए होने चाहिए। आज प्रेसी का आपने वो कर लिए, पेरो वर्ड्स कर लिए, नेक्स्ट डे आपने उसकी करेक्शन कर ली, फिर पेयर ऑफ वर्ड्स कर लिए, वोकेबलरी डेली की आपने 5-5 वर्ड्स कर लिए, इस तरह की चीजें कि आप बोर भी ना हो, एक इंटरेस्टिंग भी रहे आपकी तैयारी, और चीजें भी कवर होती जाएं। ठीक है। मेरे पास ना, मैंने क्या किया हुआ था, मुझे सॉफ्ट में चीजें ना थोड़ी सी ज्यादा वो करती हैं, तो मैंने प्रिंट्स निकलवाए हुए थे अपने 15-15 साल के पेपर्स के, तमाम जो सब्जेक्ट्स मैंने चूज किए हुए थे। तो वो ये होता है कि पेपर में आपके पास बॉल पॉइंट के साथ चीज होती है ना, तो आप ज्यादा अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, ये मुझे ऐसे लगता है। कि आपने पहले स्क्रीन इतनी यूज कर रहे होते हैं, तो कुछ टाइम स्क्रीन के बगैर भी दिया करें खुद को, एनालिसिस कर लें, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ से इस चीज का पूछा हुआ है, ये चीजें हैं, अपने उस पर नोट करें। और आपके पास वो चीज फिर इधर उधर भी नहीं होती, आपके पास वो प्रेजेंट है। ठीक है। अटेम्प्ट कितने साल के किए थे? मेरी तैयारी आपको थोड़ी सी अनरियलिस्टिक लगेगी। मैंने कोई टेस्ट सीरीज एज सच नहीं दी थी, ये जो मैंने आपको अपने टेस्ट भी शो करवाए हैं ना, ये मेरी, आप कह लें कि थर्ड अटेम्प्ट के थे। मैंने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में, जो मेरी सेकंड अटेम्प्ट क्वालिफाई है इसमें CSS 2024 की, और 25 है मेरा रिजल्ट, स्कोर ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आपको पता है एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन वहां पे ऐसे में आप कह लें कि 2-3 मार्क्स से वो फेल है, तो इसलिए, वरना मेरा स्कोर यहाँ पे 700+ बनना था 2025 में। तो ये है कि मैंने पहले, मेरे पास आप सच पूछे तो कुछ उस तरह से वो नहीं होता था, इवेलुएशंस करवाई डिफरेंट एकेडमीज में जाके, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई थी, बहुत बेसिक इवेलुएशन वो कर रहे थे, कोई टिक लगा देते थे, या जैसे मैं चाहती थी कि वो बताएं कि क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। फिर टेस्ट जो होते थे वो बहुत बेसिक होते थे, इससे मुश्किल क्वेश्चंस तो हम खुद घर बैठ के पास पेपर्स के अटेम्प्ट कर रहे होते थे, वो इसलिए मुझे समझ नहीं आई थी इवेलुएशंस की। तो हम जिस तरह से आपस में जो 1-2 फ्रेंड्स और साथ थे, हमने आपस में एक दूसरे को एक आउटलाइन बना के चेक करवा लेते थे, इस तरह से तैयारी की थी। जब आप एक सीरियसली तैयारी कर रहे होते हो ना, आपको खुद अपनी तैयारी की ओरिएंटेशन समझ आ जाती है कि आप किस लेवल पे वो कर रहे हैं। ठीक है। फिर आपको पता है कि जैसे कुछ टॉपर्स के उस सब्जेक्ट में किसके हाई स्कोर हैं, उसका पेपर मिल जाता है आपको, तो ये बोनस की तौर पे चीजें काम कर रही थी कि इस कैंडिडेट के इतने अच्छे मार्क्स हैं इस सब्जेक्ट में, तो कुछ तो आप देखें, कंपेयर करें अपने आंसर को उसके साथ। अब अगर मैं अपने इस प्लेटफॉर्म की बात करूं, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको अपने टेस्ट भी दिखाऊं जो हम एवेल्युएशंस करते हैं, हमारा एक एक पेपर पे 30-30 मिनट्स, 20-20 मिनट्स लग रहे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमने मार्क की होती है। ठीक है। अगर मैं आपको इस्लामियात की ही दिखाऊं, सो इसमें ये है कि आप इवेलुएशन उस बंदे से करवाएं जो आपको वाकई में ड्यू टाइम दे रहा है। तो हमारी अभी तो ये पूरी सीरीज स्टार्ट हुई है, टेस्ट सीरीज इसकी, इस कंपल्सरीज की एंड ऑप्शनल्स की, तो इसमें कस्टमाइज्ड है कि आपने जो भी सब्जेक्ट चूज करना है, ये नहीं कि आपको पूरी सीरीज लेनी पड़ेगी, आप सारे सब्जेक्ट्स लेने पड़े, इस तरह से नहीं है। अब देखें, ये इतना अच्छा इनका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ हुआ है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या स्टेप लिए कम्युनिटी फॉर्मेशन और सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। तो जो अच्छे टेस्ट है वहां पे आपको कुछ भी उस तरह लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब ये क्वेश्चन देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स बतानी है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट ऑफ मदीना। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इनका, इसके अब 2 पार्ट्स हैं। अब एक स्टूडेंट लिखेगा डिप्लोमेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स, और उसी एक मेन हेडिंग के अंडर लिख देगा। जो दूसरा कैंडिडेट है वो इसको अलग केटर करेगा और इसको अलग केटर करेगा, तो एग्जामिनर को जाहिर सी बात है वो इस कैंडिडेट को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है। फिर मेरा एक तरीका होता है जो मैंने अपनी पूरी प्रेपरेशन से सीखा, और मेरे जहाँ जहाँ मतलब आप कह लें कि स्कोरिंग जो टिप्स हैं उसमें मैं हमेशा ये बताती होती हूँ कि आप लोगों ने जो उसने क्वेश्चन पूछा है ना उसके कीवर्ड्स, बच्चा एक चीज होती है कि ना आप लोग प्रेपरेशन करते रहते हैं, लेकिन पेपर अटेम्प्ट की बात आती है ना, आपका जितना भी नॉलेज हो आप लोग उसको पोर्ट्रे नहीं करते उस तरह से। तो फायदा ऐसी एक्सटेंसिव तैयारी का जब आपको आंसर राइटिंग का ही फन नहीं आता। ठीक है। आपने आंसर के मार्क्स उससे खुद लेने हैं, छीनने हैं, ये वाला हिसाब करना है। ये नहीं करना कि आप लोग लिखाएं एक ही पेन से सारा कुछ, नॉलेज बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं लेकिन नजर ही नहीं आ रही, वो कोई हाईलाइट ही नहीं हो रही, उसको पता ही नहीं है कि आपने उसके आंसर को आंसर किया है कि नहीं क्वेश्चन को। उसने ये चीजें पूछ लिया हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि जैसे मैंने कहा हाईलाइट द कीवर्ड्स ऑफ योर आंसर। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थी, मिलिट्री, तो उसको पता है कि ये चीजें आपके आंसर में आगे वो होने वाली हैं। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आता है इम्पैक्ट्स का, कॉजेज का और सॉल्यूशन का, तो जो कॉजेज हैं दो तीन वो हाईलाइट करके लिख दें, इम्पैक्ट्स लिख दें, ये आपके एक अच्छे इंट्रोडक्शन की निशानी होती है। और अगर उसने ये दो चीजें पूछी है ना और सॉल्यूशंस नहीं भी पूछे, आपने हमेशा कंक्लूजन जो है वो लिखना है यहाँ पे, गुडविल नोट पे आपने कंक्लूड करना है अपने उसको, अगर उसने नहीं भी डिमांड किया। ठीक है। इससे आपकी जो अप्रोच है वो एक हेल्दी अप्रोच लगेगी। आप यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम नहीं दे रहे, आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसने आपकी स्टांस देखनी है। ये हर पेपर के लिए मैं आपको बता रही हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स यहाँ पे इन्होंने बताई। ठीक है। ये किस तरह से ऐसे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, फाइनेंशियल, ये सारा कुछ। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे, अब देखें मेरे पास तो टाइम है, मैं तो पढ़ पढ़ के आंसर चेक कर रही हूँ। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, यही चीजें अगर उन्होंने इस तरह से बुलेट पॉइंट्स में लिखी होती, यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर का नाम, यहाँ पे वो कहाँ के गवर्नर मुकर्रर हुए, यहाँ पे नाम, तो ये चीज एग्जामिनर को ढूंढनी ना पड़ती। ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में आप चीजें इस तरह से लिख सकते हैं। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से की, अब मैंने ये कहा कि आप हाईलाइट तो करें हजरत हमजा का नाम को, फर्स्ट लीडर ऑफ मुस्लिम आर्मी इन्होंने लिखा हुआ है जो। ठीक है। इस तरह से मैंने कहा कि आप बताएंगे गजवा मोता के मौके पे हजरत मोहम्मद ने क्या, किस तरह से उनको मिलिट्री कमांडमेंट ही दी ना कि आप सबसे पहले हजरत जैद बिन हारिस जो हैं वो अलम पकड़ेंगे, सिपा सलार होंगे, अगर वो शहीद हो जाते हैं तो हजरत जाफर इब्ने अबी तालिब, एंड देन अगर ये भी शहीद हो जाते हैं तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा। ठीक है। ये आपका एमसीक्यू का, एमपीटी का एमसीक्यू भी बनता है। तो ये एक वो दी। फिर जो गजवा खंदक हो दी तो किस तरह से वो किया, गजवा ओहद में किस तरह से कमांडमेंट्स दी, तो ये चीजें आपकी नजर आनी चाहिए। इससे ही तो पता लगेगा कि आपको नॉलेज है। एग्जामिनर को क्या जरूरत है फिर आपके मार्क्स कट करने की, लो स्कोर देने की। ठीक है। जिस तरह से मैंने यहाँ कहा कि आपने लेटर का मेंशन किया, तो एक छोटा सा लेटर जो अब्बासीना के उसको लिखा था नजाशी को, वो आप लोग लिख सकते हैं इसी तरह से ये। ठीक है। अब चार्टर ऑफ मदीना विद ज्यूज एंड ट्राइब्स, अब इसने ज्यूज एंड ट्राइब्स का लिख दिया सिर्फ, लेकिन आप ट्राइब्स को नेम लिखें, बनु नुजैर लिखें, बनी कैनका लिखें। ठीक है। तो ये चीजें आप लिखेंगे तो आपको स्टैंड आउट करवाते हैं। ईयर लिखें, चार्टर ऑफ मदीना है तो साथ में लिख दें ईयर कौन सा था, सुलह हदैबिया है तो ईयर लिखें यहाँ पे। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। कोई क्वेश्चन और आप लोगों का, मैंने आप लोगों को आंसर्स भी दिखा दिए। क्वेश्चन स्टेटमेंट बहुत जरूरी होती है। देखिए आप क्यों एग्जामिनर को जरा सा भी एम्बिग्युइटी में डालना चाह रहे हैं, उसको ये सोचना पड़े कि पता नहीं किस सवाल का आंसर किया हुआ है उसने। ठीक है। और फिर आप एक डिस्टिंक्ट भी हो जाता है कि नया क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है, कोई बड़ी स्टेटमेंट है उसको बस स्टार्ट की वन लाइन लिख दें, आगे डॉट डॉट्स लगा दें। अगर छोटा क्वेश्चन है उसको लिखें पूरा। मैम अगर ये स्ट्रैटेजी हमें हर सब्जेक्ट में करनी चाहिए कि हम पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दें पहले ताकि प्रॉपर तरीके से लगे।
देखें, अगर मैं आपको अपने 5 अटेम्प्ट से एक्सपीरियंस बता रही हूँ ना, 3 मैंने सीएसएस की दी हैं, 2 मैंने पीएमएस में मेरा 720 स्कोर है। ठीक है, आपको पता है अगर आप इस जर्नी में बिल्कुल न्यू हैं तो 700 वालों की भी एलोकेशन होती है। ठीक है, एलोकेशन आपकी बहुत ज़्यादा फिर यहाँ पे लक और फैक्टर्स बहुत आ जाते हैं। बीइंग पंजाब में जो मेरिट है आपको, अब अभी देखिए आप 2025 का रिजल्ट कि 170 सिर्फ एलोकेशंस हुई हैं। तो उसमें पंजाब वाले तो बिल्कुल ही आप कह ले रह गए कि इनकी सीट्स भी बहुत फिर कम थी उस तरह से। तो एलोकेशन होना ना होना वो एक अलग बात होती है, लेकिन आप स्कोर से मैं आपको जस्टिफाई कर रही हूँ ना ये चीज़ें कि कुछ, अगर मुझे इस्लामियात में 62 स्कोर मिला है तो वो किसी बेसिस पे मिला है। अगर मेरा पाक फेयर में 62 स्कोर है, पीएमएस में 68 है, करंट अफेयर में 68 है मेरा सीएसएस 2025 में। ठीक है, बाकी मैंने अपने ऑप्शनल्स के बताए हैं आपको साथ साथ। सो इसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपने अभी कहा कि क्वेश्चन पूरा लिखना है कि नहीं। तो इसमें जो बेटर एक वो है कि आप कोई भी एज ना दें, कोई भी लूप होल ना छोड़ें, तो आप लिखें क्वेश्चन पूरा। मैम मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, और यकीन जाने आप पहली शख्स हैं जिन्होंने ये बात बताई है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी लिखनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं लिखूंगा। लिखनी चाहिए, ये हमारे हमारे मेंटोर्स ने बताया था। ठीक है, इंशाल्लाह। ये देखें इन्होंने ये लिखा हुआ है, और उसमें कोई टाइम नहीं लगता। हाँ, अगर उसको थोड़ा सा रीफ्रेश कर सकते हैं, वो उसमें फिर सोचने में टाइम लग जाता है, तो आप इतना लिख लें, ये डिस्कस दी स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, ये आगे आप डॉट डॉट्स लगा लें इस तरह से, लेकिन टाइम नहीं लगता कि रिटर्न प्रैक्टिस से ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं कि आप इस चीज़ को भी मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन, फिर हम क्लास एंड करते हैं। ठीक है क्लास फिर, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। पी सेशन की स्टार्ट कब से हो रहा है? इस कमिंग थर्सडे को फर्स्ट क्लास है हमारी, और 8K है फी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये सारी डिटेल्स शो करवाई हैं। ड्यूरेशन 1 to 1.5 में, मतलब अगस्त के एंड तक ये हो जाएगा, क्योंकि हम जुलाई में स्टार्ट करें ना, तो ये अगस्त के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि 30 अगस्त। ओके, नो प्रॉब्लम, अल्लाह हाफिज।